जैसे छोटा शकील केस हो, आपने उनके लिए फाइट किया। उनके केस में मैंने अभी मैंने रिसेंटली बहुत बड़ा रिलीफ लाया है। बहुत सारा फ्लैक आपको भी मिला था उसके लिए कि सना ने क्यों उनको सपोर्ट किया, जहां पे बहुतों को लगा कि इंद्रानी 100% इन्वॉल्व थी इन द मर्डर ऑफ हर डॉटर। With a judgment that your client has definitely done it. Why did you defend her? If you, being an educated journalist, if you don't have the basic sense to understand that she's being tried, she's not a convict, she's still being tried and her case is still pending as an under trial, and if you can ask me this kind of question, do you really expect me to be a part of your show and give answers? तो अगर सना द ह्यूमन बीइंग कहती है नहीं, द पर्सन इन क्वेश्चन जिससे मुझे डिफेंड करना है वो गलत है, और सना द प्रोफेशनल कहती है कि यार देखो मेरे लिए ये बहुत बड़ा विक्ट्री होगा अगर मैंने इंद्रानी को छुड़ाया, हु डू यू लिसन टू मोर? कौन से आश्रम केस पर्टिकुलर की बात कर रही हैं आप? अब मैं वही बोल रही हूँ, आप यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस कि जहाँ पे ऐसे एलिगेशंस था कि उन्होंने खुद के आश्रम के बच्चों के साथ ही का ही एक्सप्लॉइटेशन किया। इंद्रानी मुखर्जी अकॉर्डिंग टू यू इज इनोसेंट। आप आर्यन खान केस में कैसे इन्वॉल्व हुई थी? सो आर्यन खान केस में तो आप उनके अगेंस्ट फाइट कर रही थी, फिर आप उनके लिए फाइट कर रही है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? समीर वांकड़े ने ओपनली आपसे कहा होगा, आई एम श्योर, हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द आर्यन खान केस। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि आप अभी उनके फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, सब चीज़ हैं, लॉयर भी हैं। उन्होंने ओपनली आपको बोला कि वो फंसाए गए थे इसमें। हाँ, उन्होंने वो व्हाट्सएप मैसेज में लिटरली शाहरुख खान ने समीर वांकड़े से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा, तो ये कहाँ पे फ्लिप हुआ कि सडनली यहाँ रूपाली लव मैसेजेस भेज रही है स्टेप डॉटर को, गिफ्ट्स के बारे में बात कर रही है, और सडनली स्टेप डॉटर ने ये सारे एलिगेशंस वाला मेंटल हैरेसमेंट पर ऑन रूपाली गांगुली, ये फ्लिप कहाँ हुआ? फ्लिप अभी नहीं हुआ। इन द लाइट ऑफ द फैक्ट कि प्रीवियसली मेरे साथ ऐसे भी सिचुएशन हुआ था, व्हेन आई टुक अप हर केस आई वाज गेटिंग डेथ थ्रेट्स फॉर 2 days. I didn't step out of the room despite of the fact that I was on a vacation in Maldives. I ended up everything abruptly. 2 days I was just there. Then we returned to India, and then उसके बाद again for a period of 3-4 days I did not step out. I just wanted to my own time. उस हादसे में जो होर्डिंग हादसा हुआ था घाटकोपर में 17 लोगों की मौत हुई थी, राइट? उसमें से कार्तिक आर्यन के मामा और मामी भी थे। हाँ, जिनकी ऐसे मौत भी हुई। सुनने में आया था। तो मुझ पे तो सीधा क्वेश्चंस हो रहे थे कि आप ऐसे आदमी को कैसे बाहर निकाल सकते हो जो किसी के टुकड़े करके फेंक रहा है। आपने अल्लू अर्जुन को सपोर्ट किया जब वो अरेस्टेड हुए थे, तो आपको लगता है कि जो स्टैम्पीड हुई थी, हाँ, उसमें उनका कुछ भी हाथ नहीं है? ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो रवीना का वो केस था जब रात में किसी ने अक्यूज किया कि वो ड्रंक थी। ये पुणे पोर्शा केस, वो भी आप हैंडल कर रही हैं? वो उस केस का भी मैं पार्ट हूँ, उस केस को भी मैंने हैंडल किया। योर पावर बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सफरिंग ऑल्सो। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। सैफ अली खान के साथ जो हादसा हुआ था उस पर आपकी टेक क्या है? अरे उसके ऊपर तो मैं क्या बोलूँ। ऐसी लॉयर जिन्होंने क्या क्या केसेस हैंडल किए, इन पे आरोप है कि ये गैंगस्टर्स को छुड़वाती हैं। आर्यन खान केस हो, रूपाली गांगुली केस हो, रवीना टंडन केस हो, समीर वांकड़े केस हो, और ऐसे केसेस जहाँ पे किसी के घर में बॉम्ब पकड़ा गया है और ये उनको छुड़वा देती है। किसी ने अलेजिडली अपने गर्लफ्रेंड के बॉडी को टुकड़े में कर दिया है और वो उनको छुड़वा देती है। इन पे बहुत सारे आरोप है। सना रईस खान, कैसी हैं आप? ये आरोप सही है कि नहीं? बिल्कुल मैं आरोप में तो बिलीव ही नहीं करती हूँ। दैट्स व्हाई आई एम अ डिफेंस लॉयर। आई डोंट बिलीव इन एलिगेशंस या लेबल्स पे। ये आरोप है और आरोप को आज मैं सारे आरोपों को खारिज करूंगी। जेन्युइनली बताओ, जैसे छोटा शकील केस हो, आपने उनके लिए फाइट किया? उनके केस में मैंने अभी मैंने रिसेंटली बहुत बड़ा रिलीफ लाया है। इट्स एन MCOC केस, जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट कहा जाता है, जहाँ पे बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब स्पेशल एक्ट्स इन्वोक होते हैं ना, जहाँ ड्रग्स लगा दो, MCOC लगा दो, UAPA लगा दो। ये सारे एक्ट्स तो इतना बुरी तरह से मिसयूज हो रहे हैं, इन्हें लगा दो तो बस इंसान का बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है।
तो ऐसे केस में मैंने अभी इनफैक्ट 2 लोगों का बेल कराया है, उन्हीं के केस में, छोटा शकील के केस में, और वो इतना बड़ा रिलीफ हुआ है क्योंकि वो ऑर्डर से कहीं ना कहीं एमसीओ से टूट जाता है। तो एग्जैक्टली मुझे बताओ, पहली बैकग्राउंड कहानी छोटा शकील और उनके एड्स की, और फिर कैसे आपने अपना जादू किया। सो एलिगेशन ये था कि जो मेरे क्लाइंट है उन्होंने अपनी एक बर्थडे पार्टी थ्रो की, फिर वहाँ पे अमंग्स हिज फ्रेंड्स उन्होंने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा कि उन्होंने एक्सटॉर्शन किया। और फिर आजकल क्या उन्होंने कहा कि ठीक है, एक्सटॉर्शन तो उनके ऊपर एलिगेशन था, और बिकॉज ही इज़ अलेजिडली कनेक्टेड विथ छोटा शकील, और उनके बहुत सारे, नॉट जस्ट छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम, उन्हें एड्स बताया गया कि ये सब अकॉम्प्लिसेस है, ये सारे एलिगेशंस पहले भी लगे गए। तो उस बेसिस पे बता दिया गया कि इन्होंने एक्सटॉर्ट किया है और इनके ऊपर इनका हाथ है, तो बस इस बेसिस पे पूरा एक एक्ट लगा दिया। कौन सा? एमसीओसी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का। अब इस वजह से द पर्सन बिकम्स गिल्टी इवन बिफोर ही इज ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड बिकॉज ऑफ द सीरियस एलिगेशंस यू कांट इवन, आई मीन, जब आप बेल डालोगे तो आप सोच भी नहीं सकते हो कुछ साल तक अपनी रिहाई का, क्योंकि ऐसा बड़ा एलिगेशन लेके आप घूम रहे हो। एक और केस था आपका, पूरी दुनिया इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ थी क्योंकि उन्होंने मर्डर किया था अपनी डॉटर को, सपोजिडली, अलेजिडली, और आपने उनको छुड़वाया। बहुत सारा फ्लैक आपको भी मिला था उसके लिए कि सना ने क्यों उनको सपोर्ट किया, जहां पे बहुतों को लगा कि इंद्राणी 100% इन्वॉल्व थी इन द मर्डर ऑफ हर डॉटर। प्लीज मुझे थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए एंड टेल मी कि किस बेसिस पे आपने उनको छुड़ाया, एंड आपको इमोशनली इतने सारे जजमेंट्स पास किए जा रहे थे, बिकॉज दिस इज नॉट द इजीएस्ट केस इन द वर्ल्ड। माँ बेटी को, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस, राइट? बताइए ना। Exactly, and because of the stigma, the moment I took it up, even I was facing biases and judgments too, and opinions. There were opinions against me that, you're too young. आप अपनी career क्यों इतने nascent stage पे क्यों खराब कर रहे हो? Why do you want to take up a case like this जहाँ पे already बहुत सारे failures हो चुके हैं, उनके case बहुत बारी reject हो चुके थे, and she was already behind the bars since about 6.5 years before I came into the picture. So when I met her, and when she called me during the COVID period, and she said that she wants me to take up her case, so I said, okay, you send your files across. When I went through the entire case file, and I felt that, okay, this is a case where definitely I felt she's innocent. I believed in it, and only after reading it on the basis of evidence and the charge sheet, I met her. I decided to meet her. When I met her, she was absolutely hopeless that time, because already उनकी बहुत सारे बारी bail reject हो चुकी थी, and she was feeling very helpless, and she just saw that ray of hope in me. And I decided to take it up. So I strategically worked on a lot of other factors which probably जो पहले नहीं लिया गया था, जो ग्राउंड्स हमेशा बार बार ये कहा जा रहा था कि उनका ट्रायल शुरू हो चुका है और 67 विटनेसेस एग्जामिन हो चुके हैं, तो मगर फिर मैंने इस तरह से अप्रोच लिया कि फाइन, ट्रायल हैज़ कमेंस्ड और कुछ विटनेसेस एग्जामिन हो चुके हैं, बट व्हाट अबाउट द लिस्ट ऑफ विटनेसेस, लिस्ट एंड नंबर ऑफ विटनेसेस हु आर येट टू बी एग्जामिन्ड? लुक एट दैट, दिस लेडी who is a lady, and our CRPC also provides dispensation to lady, to firm, to infirm. This lady जो फिलहाल as per criminal jurisprudence तो a person is presumed to be innocent until guilty, तो अभी फिलहाल तो she is still under the presumption of innocence. How long she will be kept behind the bars as an under trial prisoner? For how long? वो तो प्री ट्रायल कन्विक्शन हो गया ना। आपको करना है, आप विटनेसेस को एग्जामिन करो, और वैसे भी 6 साल हो गए और 10 साल हो, तो क्या ये तब तक अंदर रहेंगी? तो वो सारे हमने उनके इनकार्सरेशन, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वो सबको मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया। एंड बियॉन्ड दैट अगेन आई रेज स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑन मेरिट्स ऑल्सो, जैसे ड्राइवर जिनकी टेस्टिमनी पे, एज यू आर अवेयर, उनके ड्राइवर की मेन टेस्टिमनी पे ही ये केस पूरा बिल्डअप हुआ है, तो उनके खुद के रिट्रैक्शंस, उनके खुद के क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे जितने लूप होल्स थे, उनके एविडेंस, वो सब मैंने कोर्ट के सामने रखे। फिर उनके मेडिकल एविडेंस, जो फोरेंसिक, जो PM पोस्टमार्टम, देन बोन्स के रिगार्डिंग, जो थे, जो ड्यूरिंग द एंटायर डेपोजिशन ऑफ ट्रुथ एंड ड्यूरिंग द एंटायर ट्रायल, whatever had transpired so far, I put it forth in the court. But जो उनका मीडिया ट्रायल हुआ है वो तो अलग ही ग्रेव लेवल पे हुआ है, जहाँ पे वो बायस की वजह से कहीं ना कहीं उनके केस पे बहुत प्रीजुडिशियली इफेक्ट हुआ है। तो उस चीज़ों से बाहर लाना, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट अ केस केक वॉक। मुझे देख के लोगों को लगता है हाँ यू टुक इट अप, यू गॉट हर आउट। नो, दैट्स नॉट हाउ इट इज। आई डेफिनेटली वर्कड हार्ड, लाइक सुपर हार्ड ऑन दैट. I had to actually go through 3,000 pages, those voluminous pages and bulky charge sheet. I actually read each and every page. I prepared it meticulously, thorough research, ये सब करके, ये मेहनत के बाद हाँ मैंने उन्हें बाहर निकाला है. And finally, in fact जब Netflix की documentary भी जो है, when they approached me, when she was inside, the Netflix team approached me and they wanted to cast me in the documentary. I said you know what, you want to make it big, let me get her out, and you should show it on your series. You should, that
her take, whatever her version is, that also should be put forth, because all this while media stories बहुत हो चुकी है, you should actually let people hear it from the horse's mouth. And so they were like ki, huh, madam, but for her to come out, that's impossible, right? So I said, no, I have taken up the case, you just wait and watch. And I actually got her out. Then the documentary was executed under my surveillance guidance, and I was also part of it, but of course she became the main person who is actually narrating her story. But when people actually got to hear her story, then I could see, perspectives changing. I have met so many people personally coming up to me and saying that, you know what, we've had this preconceived notion, very strong notion against her, but after seeing the documentary, people are actually, opinions are changing. From definitely she has done it, say she might be innocent, वहाँ तक आ रही है थिंकिंग. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो हो वो इंसान को भी चांस दो बोलने का. बस वो मीडिया टैग थप्पा लगा दिया है तो मर्डरर है. बिफोर इवन द कोर्ट हैज कन्विक्टेड और प्रोनाउंस्ड हर गिल्टी, शी इज ऑलरेडी गिल्टी इन द आईज ऑफ द पीपल. आप पे भी मीडिया ट्रायल हुआ था ना? किस चीज का? यही कि आप इंद्राणी मुखर्जी की केस हैंडल कर रही थी. बिल्कुल. बहुत इंसेंसिटिव था. कैसे लॉयर है कि बिजनेस के लिए इनको छुड़ा रही हैं. इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, लाइक आई इवन डेलिबरेटली वेरी कॉन्शियसली आई अवॉइडेड दिस. जिस दिन मैंने उन्हें बाहर निकाला, शी हैड अ डिमांड. शी रिक्वेस्टेड मी दैट सना, आई वांट यू टू कम एंड पर्सनली रिसीव मी नो मैटर व्हाट. Because during the whole process, we of course we developed a good personal bond also. Now she says that I'm like her daughter, so she's like, I just want you to come and receive me personally. So the day, I still remember, I think it was 20th May, जब मैं सुप्रीम कोर्ट से आई बॉम्बे, फिर उनका ऑर्डर का पूरा कंप्लायंसेस हुआ मेरी टीम की तरफ से, एंड देन आई वेंट एंड टू पर्सनली रिसीव हर. जैसे ही हम आ रहे, ठीक है, तो मैं उनको अपनी कार में लेने गई थी. तो हमारे तो मेरी कार मर्सिडीज थी, तो मैंने देखा कुछ मीडिया चैनल, सर्टन सेक्शन ऑफ मीडिया वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ कोर्स, बट सर्टन सेक्शंस आई कैन नॉट रियली, बट आई हैव टू एक्सप्रेस. वो बोल रहे कि देखिए ये है इंद्राणी मुखर्जी, पूरे दिन तो वही स्टोरी चल रही है. जो देखो अपने लॉयर की मर्सिडीज में आ रही है, वो देखो मर्सिडीज में बैठ रही है. लाइक हाउ इज दैट इम्पोर्टेंट? दिस लेडी इज रिलीज आफ्टर सच अ लॉन्ग ट्रायल एंड एंड्योरिंग सच अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस. वो देखो, वो अभी भी उन्होंने अपने बाल डाई किए हैं, वो कितनी प्रेजेंटेबल बन के बाहर निकली है, एज इफ दिस लेडी डजंट इवन डिजर्व टू लिव एनी मोर. Now this lady is coming out and now she's giving a statement that now I'm happy to see the open sky, I'm happy. So उस पे भी न्यूज स्टोरीज की, ये देखो ये खुश है, ये देखो वो स्माइल कर रही है, ये देखो ये वही औरत है जिन्होंने अपनी बेटी को जला के मार दिया. मतलब इस तरह की स्टोरीज आ रही थी. एंड देन ऑफ कोर्स आई कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली अवॉइडेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द शोज दैट ऑन दोज वीक्स, दैट पर्टिकुलर वीक. फिर यहाँ वहाँ हर जगह से मुझे ऑफर आता है, यू बिकम अ पार्ट ऑफ द प्राइम टाइम शो बिकॉज वी आर गोना कवर दिस स्टोरी. आई सेड नो, because certain sections of the media I deliberately avoided, who actually created such stories. कि ये देखो वो आ रही है, वो मर्सिडीज में कैसे बैठ रही है, देखो वो इतनी अच्छी कैसे दिख रही है, उन्होंने अपना बाल क्यों डाई किया है, वो इतनी प्रेजेंटेबल क्यों दिख रही है, वो स्माइल कैसे कर सकती हैं. You really think that you really expect me to be a part of your show and you give explanation to a person who directly comes up with a judgment that your client has definitely done it. Why did you defend her? If you, being an educated journalist, if you don't have the basic sense to understand that she's being tried, she's not a convict, she's still being tried and her case is still pending as an under trial, and if you can ask me this kind of a question, do you really expect me to be a part of your show and give answers and actually legitimize that? No. So that's how I'm very selective with my appearances also, based on these kind of stories that I get to hear, and these kind of sensationalism जो करते हैं कुछ मीडिया चैनल्स वाले. मुझे जेन्युइनली बताओ, एक होता है ह्यूमन एस्पेक्ट, एक होता है लॉयर एस्पेक्ट. ह्यूमन एस्पेक्ट कभी कभार शायद बिलीव ना करे क्या हो रहा है, बिकॉज आपको मालूम है कि ऑन अ ह्यूमन लेवल आपको लगता है ये मेरा क्लाइंट, स्पेसिफिकली इंद्राणी मुखर्जी, गलत हो सकती हैं, एंड यू फील यार दिस इज टू मच. बट बिजनेस साइड, विच इज द क्रिमिनल लॉयर, सना रईस खान बोलती है ये मेरा काम है एंड आई हैव टू बी ट्रू टू माय प्रोफेशन. इंद्राणी के केस में द ह्यूमन सना क्या कह रही थी, प्रोफेशनल सना तो हम जानते हैं, बट ऑन अ ह्यूमन लेवल सना रईस खान द वुमन क्या सोच रही थी? See that I'm really grateful that you asked me this question, because see, I'm also a human. In the beginning, because of all these media perceptions, I was a student जब वो arrest हुई थी. I was a law student. जब and I used to hear all these stories. There are so many books already out there, on her case. ये सब चीज़ already out in the open and part of public record था. तो मैं ये सब सुनने के बाद, see, I am also human and I also got carried away. Somewhere even I was thinking that perhaps she might have done it, honestly, until she approached me. And in fact, the day also she called me and she told me that take it up.
I did not get excited, or I did not say, oh, yes, definitely I'll do it, because I've been handling high profile cases right from the beginning of my career. And that is the reason, considering that word of mouth, and because she heard great reviews about my cases and about my relief oriented approach, she approached me. But it wasn't like, हाँ आपने दिया है तो मैं ले लूँगी. Even I had my own, apprehensions in my head कि इनका case है तो I'll have to see. That is the reason I told her, you send your case files across. जैसे आपने बोला, वहाँ पे मेरा human mind, it of course, जो human tendency तो ये थी कि first I'll have to see, because I don't want to defend somebody who I feel has killed her daughter, जहाँ मुझे ऐसे लगेगा कि उन्होंने मारा है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियंस को जवाब नहीं दे पाऊंगी. इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं वो पेपर्स देखूँ. और जब मुझे वो पेपर्स पढ़ने में मैंने 5 दिन लिया, बिकॉज 3000 पेजेस का वो चार्जशीट है, बल्कि चार्जशीट है, फिर बाद में 67 विटनेसेस के डेपोजिशन है. हर एक चीज़ पढ़ा मैंने, हर एक पेज. आई डिड नॉट इवन मिस आउट अ सिंगल पेज. आफ्टर गोइंग थ्रू एवरीथिंग, व्हेन आई फेल्ट दैट ओके, शी इज़ इनोसेंट, दैट इज़ व्हेन आई डिसाइड टू टेक अप द केस. एंड देन दैट लॉयर सना जो आप बोलते हो, वो जाग उठी, और फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, आई हैव टू गेट हर आउट. दैट देन तो इट वाज लाइक अ पैशन फॉर मी. नो मैटर व्हाट, आई हैव टू गेट दिस वुमन आउट. तो अगर सना द ह्यूमन बीइंग कहती है नहीं, द पर्सन इन क्वेश्चन जिससे मुझे डिफेंड करना है वो गलत है, और सना द प्रोफेशनल कहती है कि यार देखो, मेरे लिए ये बहुत बड़ा विक्ट्री होगा अगर मैंने इंद्रानी को छुड़ाया, हु डू यू लिसन टू मोर? बट यहाँ पे दोनों ही मर्ज हो गए ना. बट इन जनरल कभी हुआ है ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अंदर ही अंदर? ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आई हैव रिफ्यूज्ड मेनी केसेस इवन व्हेन द क्लाइंट्स वर रेडी एंड विलिंग टू पे अ बॉम्ब. मतलब फिल्थी मनी, लाइक इतना कि मतलब आपका फ्यूचर सेट हो. बट मुझे पता है दैट आई फेल्ट आफ्टर रीडिंग द केस दैट नो, दिस पर्सन हैज डन इट, देन आई हैव रिफ्यूज्ड द केस without even, regardless of the kind of money I'm receiving, regardless of the kind of remuneration what I would probably generate from that particular case, or even if it's a high profile case. So that is the reason for me, my principles somewhere आ जाता है बीच में, तो मैं ऐसे cases नहीं लेती हूँ. अभी देखो, अभी see, I'll be very honest with you, ऐसा नहीं है कि हर क्लाइंट जिसने किया है गुनाह वो आके मुझे कन्फेस करेगा. वो मुझे आके नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने किया है. ऐसा भी हो सकता है कि उसने किया और वो मुझे आके बोला मैंने नहीं किया हो. ठीक है, तो फिर आप गेज कैसे करती है? मैं गेज ऑन द बेसिस ऑफ पेपर्स, वही चार्जशीट एविडेंस के बेसिस पे करती हूँ. और फिर कहीं ना कहीं वो गट फीलिंग होती है मेरी, मैं उस हिसाब से. बट दैट्स द रीजन आई एम सेइंग, सी, आई मे नॉट बी 100% राइट ऑल द टाइम, राइट? इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट अ पर्सन कम्स टू मी एंड सेज कि हाँ मैंने नहीं किया है, बट परहैप्स ही और शी माइट हैव डन इट. बट देन बियॉन्ड माई गट फीलिंग, बियॉन्ड द एविडेंस दैट आई सी, मैं उतना ही, उससे बियॉन्ड मैं कितना ही जा सकती हूँ. मुझे अगर लगता है देन आई टेक इट अप. आई एम बीइंग वेरी ब्लेटेंट अबाउट इट, बिकॉज बियॉन्ड दैट अब मैं बैठ के उसकी लाइफ स्टडी नहीं कर सकती, मैं पोस्टमार्टम नहीं कर सकती उसके खुद के कैरेक्टर. आई कैन नॉट कैरेक्टर असैसिनेट और जज दैट पर्सन एंड बिलीव इन द लेबल्स एंड डिसाइड टू जस्ट रिफ्यूज इट लेफ्ट राइट सेंटर. बट येस, समटाइम्स व्हेन प्राइमा फेसी एकदम, व्हेन कॉमन सेंस डिफाइज और लॉजिक डिफाइज, कि इनोसेंस, राइट, व्हेन द ट्रूथ इज जस्ट स्टेयरिंग एट यू इन योर फेस, that's when I decide कि नहीं, I don't want to be a part of a case like this. And हाँ, जैसे आप समझ रहे हो, कुछ केसेस जैसे जैसे आश्रम रिलेटेड केसेस, आप समझ गए हो, ऐसे केसेस का भी के लिए भी मुझे अप्रोच किया गया है. वेरी हाई प्रोफाइल केस जिन पे ऐसे एलिगेशन है कि आश्रम को बच्चों के साथ ये हुआ वो हुआ, बट आई रिफ्यूज दीज केसेस. आप समझ रहे हो? So there have been such kind of cases also, despite of these cases also being super high profile, where the clients were ready and willing to pay any amount of money. कौन से आश्रम केस की पर्टिकुलर की बात कर रही हैं आप? अब मैं वही बोल रही हूँ, आप you have to read between the lines. कि जहाँ पे ऐसे एलिगेशंस था कि उन्होंने अपने खुद के आश्रम के बच्चों के साथ ही का ही एक्सप्लॉइटेशन किया, और इनके ऊपर तो ये भी एलिगेशंस थे कि वो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करवाते थे. फिर वो इनफैक्ट नाउ, एंड आई रिफ्यूज टू टेक अप द केस एंड ही इज नॉट गॉट रिलीफ टिल डेट. I know what you're talking about. Imran Mukherjee, according to you, is innocent. Yes. 100%. I definitely believe. मैं सना मेरे दोस्त से बात कर रहा हूँ. Yes, and मैं भी अपने दोस्त को ही बता रही हूँ. Actually, I definitely feel that. क्योंकि जब मैंने उनको अपने पॉडकास्ट में बुलाया था, मेरी भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी उससे कि कैसे आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी इमोशनल हो गई थी, मैं भी इमोशनल हो गया था. और मेरा काम है लोगों को बात करना और उनसे बुलवाना, जो मुझे ठीक लगता है वो बोले अपने दिल से. लोगों को लगा कि यार कैसे बुला सकते हो आप इंद्रानी मुखर्जी को, कैसे है, आपका मॉरल वैल्यूज कहाँ गया. बट लिसन, हेलो, आई एम नॉट अ जज, राइट? आई एम जस्ट मेकिंग पीपल टॉक. इनफैक्ट रिसेंटली मैंने उनका ट्रायल, अभी जस्ट लास्ट मंथ ही मैंने सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा ऑर्डर लिया है कि अब 1 साल के अंदर
उनका ट्रायल डिसाइड हो जाएगा 1 साल के अंदर। आर्या पार। हाँ, आर्या पार, बिकॉज शी इज बीन स्ट्रगलिंग सिंस सच अ लॉन्ग टाइम, शी इज बीन मूविंग एप्लीकेशंस फॉर एक्सपेडिशियस हियरिंग कि ट्रायल जल्दी जल्दी चलाओ, मगर सीबीआई की तरफ से डिले हो रहा है, यू नो why is there a delay? She is innocent, that is the reason she was the types कि नहीं यार ट्रायल चलने तो 20-25 साल। अगर इंसान के मन में खोट होता है या डर होता है तो चाहेगा ना कि नहीं ट्रायल को डिले करो, मैं बचूँ तब तक, तलवार मेरे सर पे नहीं रहेगी। बट शी इज द वन हु इज मूविंग ऑल दीज एप्लीकेशंस फॉर एक्सपेडिशियस हियरिंग। आई गॉट दैट ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड नाउ 1 साल के, अब ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है, हार्डली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 10 months। आप आर्यन खान केस में कैसे इन्वॉल्व हुई थी? सो आर्यन खान केस में तो ऐसा हुआ था कि 10-15 दिन से ऑलरेडी बहुत झिकझिक चली रही थी कि ही वॉज अरेस्टेड एंड इट वाज ऑल ओवर द न्यूज़ इंटरनेशनली, नॉट जस्ट नेशनली। देन ऑफ कोर्स हिज फ्रेंड अवीन साहू, जो वो भी क्रूज पे थे, वो भी कुछ समय के बाद, उनके अरेस्ट के कुछ समय के बाद वो अरेस्ट हुए। देन ही अप्रोच्ड मी फॉर हिज केस एंड देन ही टोल्ड मी, एंड उनके ऊपर भी सेम एलिगेशन थे जैसे आर्यन खान के ऊपर थे, सेम कंजम्पशन के एलिगेशन थे, ड्रग्स, और उनके ऊपर भी बहुत सारे, भाई ऑफ कोर्स कॉन्स्पिरेसी जो लग गया था सेक्शन 29, वो कॉन्स्पिरेसी की वजह से तो जो भी थे 19 या 20, उनमें से एक का भी निकलना मुश्किल हो गया था। सो व्हेन आई टुक अप द केस, जस्ट लाइक आई took this case up today, हाँ, tomorrow आर्यन खान बेल हियरिंग इज केप्ट इन द ऑनरेबल सेशंस कोर्ट। फिर मैंने अपना पूरा केस की तैयारी कर ली और फिर नेक्स्ट डे उनका बेल हियरिंग था, और मुझे नेक्स्ट डे न्यूज़ आती है सुबह सुबह कि आर्यन बेल हैज़ बीन रिजेक्टेड। मुझे कॉल आया, फिर जैसे ही मैं, और फिर मेरे हियरिंग, आज आर्यन का बेल रिजेक्ट हुआ, मेरी हियरिंग नेक्स्ट डे थी मेरे क्लाइंट की, अवीन साहू की। Everybody, all lawyers, people all over, everybody started telling me, you don't argue now. Let Aryan take his bail order from the High Court. You wait. Let him मतलब उनको पहले बेल मिल जाने तो आपको आसानी होगी, उनके बेल ऑर्डर पे आप रिलाई करोगे। और नेक्स्ट डे मेरी बेल हियरिंग थी। I am a very intuitive person. I decided to take my own call. I was like, no, I am not here to follow somebody's footsteps. I'm here to mark my own niche, right, and create my own mark. Why should I follow or bother about what others are saying? I conducted my argument. The next day, वही सेशंस कोर्ट के सामने जिन्होंने आर्यन का रिजेक्ट किया था, I argued. मैंने पूरा दिन आर्ग्यू किया, लिटरली फॉर 4 hours. I went on to argue and I got the bail. और फिर वही लोग जो मुझे आके कह रहे थे कि आप रुक जाओ, आप इनके बेल ऑर्डर पे रिलाई करना, अब मुझे पता चल रहा है, आई एम गेटिंग कॉल्स कि वेट, कि प्लीज़ आप मुझे आपका ऑर्डर दे दीजिए हमें। हाई कोर्ट में जब उनकी हियरिंग है नेक्स्ट डे आर्यन खान की, मुझे कॉल्स आ रही कि प्लीज़ हमें वो ऑर्डर कॉपी चाहिए, वी वांट टू रिलाई ऑन दैट इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट। क्योंकि फिर मेरा ऑर्डर, बिकॉज वो फर्स्ट बेल था, तो वो कहीं ना कहीं वो एक लैंडमार्क चीज़ बन गई, कि मैंने सबसे पहला बेल कराया ऐसे डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल केस में। जब मैंने कुछ पॉइंट्स तो ऐसे बोले कि आप कंजम्पशन के एलिगेशन लगाते हो, ब्लड सैंपल भी नहीं लिया था उन्होंने, ब्लड टेस्ट सैंपल भी नहीं लिया टू इवन कोरोबरेट द एलिगेशंस ऑफ कंजम्पशन। फिर मैंने बाकी सारे मैंने बहुत पॉइंट्स उठाए, बट मैंने ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट पे भी एक पॉइंट उठाया। वो क्या था? वो ये था कि जब इतने सारे आप लोगों को बंद कर रहे हो, जिसके पास स्मॉल रिकवरी, नो रिकवरी, हार्डली कॉन्ट्रोबैंड जो ड्रग्स कहा जाता है, उसमें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल क्वांटिटी होती है, जहाँ पे अगर कमर्शियल क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सेस अमाउंट में, तो 37 का बार लग जाता है, जहाँ पे बेल मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पे 37 का बार किसी के केस में जल्दी लग रहा नहीं था, बिकॉज उनके पास नॉन कमर्शियल क्वांटिटी थी। मगर बिकॉज आई स्पेसिफिकली पॉइंटेड आउट कि बिकॉज ये मीडिया केस हो चुका है, ये मीडिया हाइप केस हो गया है, सो नाउ उस वजह से सबकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, बिकॉज नाउ ऑल दीज बॉयज़, ऑल दीज अक्यूज, दे हैव नो एंटीसीडेंट्स। ये कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़े गैंगस्टर्स है, मगर अभी ये फिलहाल जेल में बंद है, और उनके आसपास कौन है, उनके इर्द गिर्द कौन है, गैंगस्टर्स, रेपिस्ट, मर्डरर्स, वो उनके साथ ही रहेंगे ना जेल में। अभी आज ये बंदे जो सच में क्रिमिनल नहीं है, और ना ही कोई हिस्ट्री शीटर है, कल को अगर आप और 4 महीना बंद रखो बाहर, वो क्रिमिनल बन के निकलेंगे। So it is so important to emphasize on the fact that these are all people, these are all young individuals having no criminal history, no criminal antecedents. If you put them behind the bars amongst so many gangsters and among so many criminals, they are bound to become hardened criminal in the future, and then we are destroying the youth of our country. We are actually, and which is a danger and potent risk to our country. So of course all these arguments also somewhere help. अवीन और आर्यन अच्छे दोस्त थे जो उसी क्रूज पे थे साथ में। अवीन के पास कितने क्वांटिटी का मिला था? अवीन के पास नो रिकवरी थी, मगर उनके ऊपर कंजम्पशन के चार्जेस थे, तो मैंने वही बोला। वैसे तो आर्यन के पास भी कोई रिकवरी नहीं थी, पर इनके ऊपर भी कंजम्पशन के ही चार्जेस थे।
तो उनको ये बोला गया था कि यू नो ही इज़ अ पार्ट ऑफ द होल दिस होल कॉन्स्पिरेसी, उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी जैसे सीरियस एलिगेशंस लग गए थे। एग्जैक्टली क्या था कॉन्स्पिरेसी थियरी? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहा जा रहा था कि ये सारे लोग जो थे पहले से एक दूसरे को जानते हैं, ये पहले से इन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करके वो वहाँ पर गए हैं, और फिर वो जो क्रूज़ पे जा रहे थे वो उनका एक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का पूरा एक पार्ट था, यू नो। सिंडिकेट। हाँ, सिंडिकेट चल रहा था, ये सारे एलिगेशंस थे। सो एंड आई ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि यू नो द प्राइम इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। आप ये तो प्रूव करो कि कहीं पे भी इनका है पहले से कोई कॉन्वर्जेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग केस, या ऐसा कुछ आप प्रूव करो कि इनको कॉन्स्पिरेसी में आप लगा सकते हो। बस 29 इन्वोक करना ही कॉन्स्पिरेसी नहीं होता, यू हैव टू कोरोबोरेट योर एलिगेशन, यू हैव टू कोरोबोरेट दीज चार्जेस। बहुत हैवी एलिगेशंस है, कॉन्स्पिरेसी लग गया तो किसी का बेल मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता है एनडीपीएस जैसे केसेस में। इसीलिए उनको बाहर निकालना उस टाइम पे इट वाज नॉट जस्ट अ victorious moment for me. Then I see these parents crying, you know, parents crying and coming up to me that you saved my children's life, you saved my son's life, you saved my daughter's life. It's these moments that I live for and I strive for, because nothing can replace these moments, honestly, and that feeling that you've actually given somebody a new life. तो आर्यन ने कंज्यूम किया था? उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन था कंजम्पशन का, और सेम अबीन साहू को भी सेम एलिगेशन था तो कंजम्पशन। कंजम्पशन पे कुछ होता है इन टर्म्स ऑफ? बिल्कुल, उन्हें सिर्फ कंजम्पशन नहीं ना, फिर उन्होंने 29 इन्वोक कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा फिर, वो ये सब एलिगेशंस बन रहा था कि सप्लाइंग का, यू नो, फिर इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का पार्ट, जिसे सिंडिकेट का पार्ट है, बहुत ग्रेव एलिगेशंस हो गए थे। फिर बहुत सारे तरह तरह के चैट्स लेके आ रहे थे लोग उस टाइम पे, वहाँ पे चैट्स को भी दिखाया गया कि इसका इनसे कनेक्शन है, उनसे कनेक्शन है। देन सेवरल अदर मीडिया, अदर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस वर आल्सो कॉल्ड फॉर इंटरोगेशन, इफ यू रिमेंबर। सो बट आई वांट टू नो इज, ठीक है, ये दे वर नॉट पार्ट ऑफ द थियरीज, कॉन्स्पिरेसी थियरीज, बट कंजम्पशन के लिए भी उनको कुछ समय के लिए अंदर डाला जाता है, राइट कि नहीं? हाँ, कंजम, बट यू नो बेसिकली कि या वो क्वांटिटी पे बेस्ड होता है? नहीं, क्वांटिटी भी अगर सपोज कमर्शियल मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग्स में भी तरह तरह के ड्रग्स होते हैं। जैसे अगर मेफेड्रोन हो तो 50 ग्राम्स के ऊपर हो तो वो कमर्शियल है, 50 के नीचे हो तो नॉन कमर्शियल है। तो उस हिसाब से 37 का बार नहीं लगेगा अगर नॉन कमर्शियल है। अगर गांजा हो तो 20 kg के ऊपर है तो कमर्शियल है। मतलब ये जैसे जैसे तरह तरह के ड्रग्स के लिए तरह तरह की क्वांटिटीज़ का वो दिया गया है कि मतलब इससे बियॉन्ड जाता है तो कमर्शियल हो जाता है, और इसके नीचे है तो नॉन कमर्शियल है। उस बेसिस पे रिगर बैठता है और नहीं बैठता है। जो 37 का बार होता है उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि वेदर दिस पर्सन इज इवन एलिजिबल टू कम आउट ऑन बेल और नॉट, ये हो जाता है। पर पता है एक डिस्पेंसेशन भी है हमारे एनडीपीएस एक्ट में कंजम्पशन के लिए, कि अ पर्सन कैन एक्चुअली एडमिट दैट ओके ही इज कंज्यूम्ड और एंड ही इज रेडी टू अंडरगो रिहैबिलिटेशन, तो ही कैन इवन द एंटायर केस कैन गेट क्वॉश्ड। वो पूरा केस उस बेसिस पे खत्म भी हो सकता है उनके खिलाफ। वहाँ पे प्रूव किया गया था कि आर्यन और अवीन ने कंज्यूम किया था ड्रग्स? वही मैंने अपने आर्गुमेंट में बताया कि प्रूफ करने के लिए पहले आप ब्लड सैंपल्स तो लोगे। अगर ब्लड सैंपल भी नहीं था लिया ही नहीं था टू इवन कोरॉबोरेट दिस एलिगेशन। वही तो बहुत सारे ब्लड थियरीज टेस्ट ही है, नहीं हुआ था। बहुत सारे थियरीज है, क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे थे इसलिए ये पूरा चीज़ किया गया था। इसलिए भी किया था कि शाहरुख खान को सबक सिखानी है, बिकॉज ही बिकम अ वेरी पावरफुल मैन, एंड वो बेटे के थ्रू किया गया था। कुछ था कि पॉलिटिकल वेंडेटा है शाहरुख खान को सिखाने के लिए कि देखो ऐसे रहना वैसे मत रहना। व्हाट वाज इट अकॉर्डिंग टू यू? According to me, it was a very unfair situation for all these young people, honestly. बहुत ही unfair हुआ जो उनके साथ हुआ। Ultimately, जो भी पीछे vendetta, see, I'm not denying, I don't know. Honestly, there could be multiple vendetta, or probably, you know, it could be a genuine case where these people just were trapped on a cruise, where probably, you know, they became victim of this whole circumstance. But जो भी हो reason, बट इन लोगों के लिए इन सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ऑफकोर्स बदलाव आया। कहीं ना कहीं इनके ऊपर इतना बड़ा स्टिग्मा लगा, इनके ऊपर ये केस कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है कि मनी गॉन समथिंग गॉन बट रेपुटेशन गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। तो यही हो जाता है, आप किसी को जेल में बंद कर दो अगर कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद उसको बाहर निकालो तो रेपुटेशन तो टार्निश होती ही है, और वो एक ब्लैक मार्क रह जाता है कि हाँ ये तो जेल में बंद था। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे भी ध्यान रखना कि सिर्फ लेफ्ट राइट सेंटर हम एजेंसीज़ के इन्वेस्टिगेशन या सिर्फ एफआईआर हो गया तो उस बेसिस पे लोगों को अंदर नहीं डाल सकते। और अगर आपने देखा कि इसके ऊपर एक केस रजिस्टर हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान ने ज़रूर किया है। दैट इज़ द रीज़न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, लॉयर्स, जजेस इसीलिए बैठे होते हैं ताकि हम लोग ये सब फेक केसेस को भी कहीं ना कहीं
अनवील कर सकें एंड वी कैन सिक्योर जस्टिस फॉर ऑल दीज पीपल हु आर एक्चुअली इनिसेंट बट एक्चुअली आर विक्टिम्स ऑफ malicious prosecution. दिस वॉज अ क्लियर केस ऑफ malicious prosecution जहाँ पे ये सब विक्टिम्स बने. तो इनकी तो ज़िंदगी काफ़ी हद तक तबाही हो चुकी थी. वो तो बाद में अगर मेरे क्लाइंट को क्लीन चिट भी मिला तो मैं तो कह रही हूँ क्या आप कॉम्पनसेट करो फॉर दोज नंबर ऑफ डेज दैट दे स्पेंट इनसाइड. आपको लगा ऑन अ पर्सनल लेवल कि ये वेंडेटा था? मुझे कहीं ना कहीं सी I'm a very practical person. I have a very pragmatic approach towards everything. मुझे ये ज़रूर लगा कि कहीं ना कहीं ये एक मीडिया हाइप के वजह से, ये जो हाइप हो रहा है उस वजह से ये केस बहुत वर्स बन रहा है जितना वो है नहीं. वेंडेटा अगर आप देखो अगर इस तरह से तो उस केस में ऐसे भी हुआ प्रोग्रेस कि फिर जो मेन विटनेसेस थे उन्होंने एफिडेविट दिया कि उनका ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर लिया गया था. ऐसा भी बाद में तो ऐसे बहुत सारे थियोरीज आई सामने उस टाइम पर. तो वो सब देखने के बेसिस पे अगर आप मुझसे पूछो तो ऑब्वियसली जो व्हाट मीट्स द आई, तो उस टाइम पे तो ये बहुत ही हद तक ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न है दैट वाई दिस इज बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन एंड वाई सर्टेन डॉट्स वर नॉट कनेक्टेड कहीं ना कहीं. तो वो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कनेक्ट हो रहे थे. आप फाइट कर रही थी अगेंस्ट समीर वांकड़े, द पर्सन, द पुलिस पर्सन जिन्होंने पकड़ा था आर्यन खान को, उनको अरेस्ट किया था, इन सबको पकड़ा था और जेल में डाला था. एम आई राइट? यस. यस. तो आप उनके अगेंस्ट फाइट कर रही थी, फिर आप उनके लिए फाइट कर रही है. मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, मैं उनके अगेंस्ट बेसिकली सी यू आर नॉट अगेंस्ट अ पर्सन और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. यू नेवर अगेंस्ट एन इंडिविजुअल. यू आर अगेंस्ट द बेसलेस एंड द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड द इन्वेस्टिगेशन. सो उस टाइम पे वो जो केस था मैं उसके अगेंस्ट थी. एंड नाउ fairly my client has anyway got clean chit उस केस में. तो now that case is a matter of past. But now इनका जो केस है वो बहुत ही अलग है. I'm not defending him in that particular case या any case related to that. I'm defending him in a defamation case which is filed against Mr. Nawab Malik, a politician. तो उसमें I'm defending him and we are proceeding. I am proceeding very vehemently and aggressively in that case also because I feel that he's been defamed. उनके ऊपर बहुत सारे स्टेटमेंट्स और कमेंट्स किए गए हैं. उन्हें फर्जी रामा ये सब कहा जाता है. उनके ऊपर ये भी वो बीच में उनका नाम आ रहा था इलेक्शन के लिए कि वो इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं. तो कुछ मीडिया स्टेटमेंट दिए गए थे उनके बारे में कि अरे वो तो फर्जीवाड़ी है, वो तो ऐसे है वैसे है. जबकि कोर्ट में अपॉलॉजी दी गई है, उसी आदमी ने अपॉलॉजी दी है और कहा है कि नहीं इसके बाद हम डिफेम नहीं करेंगे, इनके बारे में कुछ नहीं करेंगे. उसके बाद दे कमिट ब्रीच. This is like contempt of the court order. You commit breach of that order and then you go out in the media and then you say, oh, this man is farziwadi. You pass comments on his caste, which is not the right thing to do. It's not appropriate. अगर आप उस level of stature पे हो तो कम से कम उतना respect तो रखो, उतनी dignity तो दो अपने stature की. तो fairly अगर उनके साथ ऐसा हुआ है, वो आके मुझे approach किया and I took up the case and I'm defending him vehemently. समीर वांकड़े ने जब अरेस्ट किया था आर्यन खान और ये सारे लोगों को, बहुत सारे एलिगेशंस थे समीर वांकड़े पर. व्हाट वर दोज एलिगेशंस एंड आप भी उस वक्त उनके सोच के खिलाफ यू वर अगेंस्ट इट? सो अगर आपने देखा होगा, वैसे ऑल माई इंटरव्यूज आर अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, राइट? वो सब तो रिकॉर्ड पे ही रहता है. मेरे सारे इंटरव्यूज जो है पब्लिक डोमेन में. मैंने कभी समीर वांखेड़े पे कभी पर्सनल कमेंट नहीं किया एंड दैट इज द रीजन परहैप्स व्हाई ही इज माय क्लाइंट टुडे, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन लेबलिंग एनीबडी, नो मैटर वेदर इट्स माय क्लाइंट और the other agency individual for that matter. I never passed any personal comment on him or I never said कि okay this man is responsible or this man. See, it's not अगर ऐसा कुछ होता है तो एक अकेला आदमी जिम्मेदार नहीं हो सकता उस चीज़ के लिए. आपको एक चीज़ मे बी ही परहैप्स ही मे बी द फेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कि ठीक है इन्होंने कंडक्ट किया है, इन्होंने अरेस्ट किया है, बट ही मे बी द फेस, बट यू कांट होल्ड हिम कल्पेबल फॉर द इंटायर थिंग ऑल टुगेदर. That is the reason उस टाइम पे जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, whatever was transpiring, I was definitely against certain developments in the investigation where I felt that definitely my client is being falsely roped. He's a part of malicious prosecution. I raised my voice. I vehemently opposed everything. I stood up for him. I got him out, and I somehow became the flag bearer in that case because I was the first person to get him out. But I never passed any personal comment on him to hold him responsible. He was doing his, of course that time he was also doing his duty. अब उन्हें भी information कहीं से मिलती है ना? उनके भी team में लोग होते हैं, people that are part of his team. That's why I always say that you cannot hold one person responsible for everything that is happening around, right? अगर उन्हें face बना दिया गया है इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें भी guilty करार कर दो. तो इसलिए I have never held any grudge against him
या मुझे उनके अगेंस्ट, आई एम अ थरो प्रोफेशनल. फॉर मी इट्स ऑल अबाउट वर्क, केस फाइल्स. उसके बियॉन्ड मैं कोई पर्सनल कमेंट या उनके कॉन्डक्ट या उनके एज अ मैटर ऑफ हिज टेन्योर, उनके ऑफिसर ऑफिशियल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी पे मैं कभी कमेंट नहीं करूँगी. बाकी जो उस केस के दौरान मुझे केस में जो फील हुआ, आई वाज वेरी ब्लेटेंट एंड वेरी ब्लंट अबाउट दैट. समीर वानखेड़े ने ओपनली आपसे कहा होगा, आई एम श्योर, हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द Yes. आर्यन खान Yes, केस, yes, absolutely. क्योंकि आप अभी उनके फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड सब चीज़ हैं, लॉयर भी हैं. उन्होंने ओपनली आपको बोला कि वो फंसाए गए थे इसमें. हाँ, उन्होंने मुझसे बिल्कुल एक्सप्रेस किया है. उन्होंने एक्सप्रेस किया दैट ही इज़ बीन थ्रू अ लॉट, दैट ही इज़ एंड्योर्ड अ ट्रॉमेटिक सिचुएशन फॉर समथिंग व्हिच इज़ नेवर डन. बिकॉज उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस हुए थे, ब्राइबरी की, पर ऐसा कोई एविडेंस आज तक आया ही नहीं ना. देयर इज नथिंग टू कोरोबोरेट. ब्राइबरी मिली बिल्कुल आर्यन खान को फंसाने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. देखो, पहली बात तो अगर ब्राइबरी होती है तो जो डिमांड करता है ना, उससे ज़्यादा अगर जो उसके ज़्यादा जो ऑफर करता है वो भी कल्पेबल होगा. ठीक है, ना ही कोई ऑफर रिकॉर्ड पे है, ना ही कहीं ऐसा कोई ऑफर. उसके सारे चैट्स उनके मैंने देखे हैं शाहरुख खान के साथ, सारे चैट्स उन्होंने मुझे दिखाए, वेयर ही इनफैक्ट शाहरुख ने ये भी कहा कि you're an honest officer and I hope that Aryan also follows this path. तो काफ़ी कॉर्डियल रिलेशंस वाले उनके मैसेजेस भी है, पर कहीं पे भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड पे कहाँ आया है कि कोई डिमांड है. ब्राइबरी का मतलब ही क्या है? पहले तो ऑफर होगा, कहीं डिमांड होगा और फिर एक्सेप्टेंस होगा. व्हेन ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड और सैटिस्फाइड, देन वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ब्राइबरी और वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ करप्शन. इसीलिए तो ही इज अंडर स्टे, राइट? अभी सब स्टे है सारे प्रोसीडिंग्स पे राइट नाउ, एंड ही इज स्टिल सर्विंग एज एन ऑफिसर. वो अभी भी ऑफिसर है DRI के, और अभी तो उनका आई थिंक कुछ वापस ट्रांसफ़र होने वाला है बैक टू मुंबई. सो ही इज़ नॉट, सो ये सारे एलिगेशंस उन पे भी जो लगे, पर उसके बाद आप देखो तो विदाउट एविडेंस आप कितना ही आगे जा सकते हो. कोई देयर इज नो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस ना टू पुट हिम बिहाइंड द बार्स. सो वो व्हाट्सएप मैसेज में लिटरली शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बी ऑनेस्ट, या आपके आपकी पाथ तरह- फॉलो करे, which is a very good thing on Shahrukh's part also, honestly, because he was appreciating and commending his efforts also for his conduct all this while. मैंने उनके तरफ ना मैंने शाहरुख की तरफ से कोई ऐसा मैसेज देखा, ना मैंने समीर की तरफ से कोई सस्पिशियस मैसेजेस देखे. मैंने सारे मैसेजेस देखे. दैट इज व्हाई दैट इज द रीजन आई से व्हाट यू गेट टू हियर इन द मीडिया, व्हाट यू गेट टू रीड ऑन द आर्टिकल, these are all stories. Ultimately the factual aspect of it is what I decide on the basis of the evidence that I see, and that is why my thinking is very different from probably the rest of the world. I admit that my approach, my thinking, my caliber, and of course everything is at a level where probably others may not have the capability to comprehend, but I understand because the experiences I've had and because of the exposure I've had, because my horizons are broadened differently na. क्योंकि अगर आप देख रहे हो, मैं हर रोज़ अगर मैं ऐसे केसेस, जैसा आपने कहा, कोई टुकड़े कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के और ऐसे एलिगेशंस वाले केसेस मेरे पास आते हैं, ये सब मैं हैंडल कर रही हूँ, मैं सब छुड़ा रही हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरी साइक पे अफेक्ट होता है. आई गेट टू सी ऑल दिस, बट देन आई बिकम वेरी प्रैक्टिकल एंड आई डोंट बिकम जजमेंटल, या मैं सिनिकल नहीं होती हूँ. इससे इनफैक्ट मैं और नॉन जजमेंटल हो गई हूँ. आई हैव बिकम वेरी ओपन अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ कि हाँ ठीक है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसका क्या सिचुएशन था, किसकी क्या सर्कमस्टांस थी, और कैसे आप प्रैक्टिकली इसे डील करते हो. रूपाली गांगुली, उनकी स्टेप डॉटर ने उन पे, एंड उनकी स्टेप डॉटर ने अक्यूज़ भी किया मेंटल हैरेसमेंट रूपाली गांगुली को, एंड आपने रूपाली गांगुली के बेसिस पे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वापस रिस्पॉन्ड किया स्टेप डॉटर को, है ना? इनफैक्ट मैंने केस फाइल किया है उनके अगेंस्ट डेफेमेशन का, और उसमें मैंने रिलीफ भी लिया है बॉम्बे हाई कोर्ट से, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया स्पेसिफिकली कि ये सारे स्टेटमेंट्स मिलिशियस है विद द रॉन्ग इंटेंट. जहाँ पे अगर आप कह रहे हो, आप सीधा एक्सेप्ट कर रहे हो, देयर वर स्टेटमेंट्स वेयर बहुत उनके कैरेक्टर पे तो बोला गया, रूपाली के कैरेक्टर पे बोला गया, in between the lines, not specifically taking the name, there are some tweets, my father and her side hoe. अगर आप उस लेवल तक जा सकते हो, उस एक्सटेंट तक जा सकते हो, उस इंसान को गिराने के लिए जिसके साथ आप इतने सालों से कॉर्डियल रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो, यू हैव हैड सच अ गुड, मतलब आई हैव सीन टेक्स्ट मैसेजेस, आई हैव सीन देयर चैट्स, आई हैव सीन द गिफ्ट्स एंड ऑल, सब मैंने उनके सारे मैसेजेस मैंने देखे जिसपे दे आर ग्रीटिंग ईच अदर,
they are saying all good things to each other. They have met also recently in the past और उनका बहुत अच्छा relation रहा है. उसके बाद आप अचानक से suddenly एक दिन उठते हो and then you go on writing all these things and you don't even think, forget about your stepmother, you don't even think about your own father, and you pass these kind of comments. And then it is so important that one should realize the accountability of it. It's not, see, just because the other person is public figure, it doesn't mean that the other person is going to take her reputation for granted कि हाँ ठीक है, लोग तो बोलते ही हैं, मैं public profile हूँ, लोग बोलते हैं, भौंकते हैं, भौंकने दो. कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा attitude होता है कि ठीक है, बोलने दो, भौंकने दो, मुझे क्या है ना. मगर beyond the point, if we need to set a bar and a precedent कि you can't take your reputation lightly, and especially when it's coming from somebody you've known. ऐसा नहीं है कि सामने वाला भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो एकदम ही कोई अनजान है. She is also related to her in a certain way. It's a familial relation. तो ये कहाँ पे फ्लिप हुआ कि सडनली यहाँ रूपाली लव मैसेजेस भेज रही है स्टेप डॉटर को, गिफ्ट्स के बारे में बात कर रही है, और सडनली स्टेप डॉटर ने ये सारे एलिगेशंस वाला मेंटल हैरेसमेंट पर ऑन रूपाली गांगुली, ये फ्लिप कहाँ हुआ? फ्लिप अभी नहीं हुआ, ये एक्चुअली 4 साल पहले से ही हुआ था. 4 साल पहले ही एक फेसबुक पे पोस्ट आया था जिसपे कहा गया था रूपाली को, इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में भी कहा गया था, कि शी वाज कंपेयर्ड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, अ पर्टिकुलर वुमन, आई थिंक रिया. शी वाज कंपेयर्ड टू हर कि शी हैज़ ऑल्सो इंटॉक्सिकेटेड हर फादर, शी इज़ ड्रग्ड हिम, एंड ये सारे एलिगेशंस किए गए थे. जबकि और फिर ये भी कहा गया था दैट उस टाइम से ये डेफेमेटरी कैंपेन जो था वो शुरू हो गया, बट दैट पॉइंट इन टाइम इट डिडंट गेन ट्रैक्शन. बट इफ़ यू सी इट कोइंसाइडेड विद द रिलीज ऑफ अ शो अनुपमा, जब उनका थोड़ा पीक करियर का टाइम आया, उसी टाइम से ये शुरू हुआ. एंड नाउ ऑफ कोर्स दिस शो हैज़ बीन द नंबर 1 शो सिंस टाइम इमेमोरियल. आई थिंक वो 5 साल से आया, 6 साल से तो आ ही रहा है. मुझे इस शो के बारे में सरप्राइजिंगली ज़्यादा पता नहीं था, बिकॉज आई डोंट वॉच टीवी सीरियल्स एंड ऑल. But when she approached me and then when I did my research, so I figured out this show has occupied the number 1 spot since last 5 years, which is not a cakewalk, right? कि 5 years से आप number 1 position पे हो, तो and she's the face of it. The show is named after her, right? So somehow, of course, she's reached a particular stature today. So अब वो वापस वो वायरल हुआ, उसी पोस्ट को ट्रैक्शन मिला, एंड देन शी स्टार्टेड एडिंग मोर टू इट. देन शी स्टार्टेड पासिंग कमेंट्स. जब उसको लगा यही 4 साल के दौरान शी इज़ मीटिंग हर, इनकी मीटिंग्स हुई है, कॉर्डियल रिलेशन रहा है, तब कुछ नहीं हुआ. मगर अचानक से जब उस 4 साल पुराने पोस्ट को ट्रैक्शन मिला, फिर अचानक से इनकी मीटिंग, फिर अचानक से ये पूरा इनका शुरू हो गया दैट शी इज़ बीन अ विक्टिम ऑफ मेंटल हरासमेंट. और ये सारी एलिगेशंस आर नॉट जस्ट अगेंस्ट रूपाली, इवन अगेंस्ट द फादर, लाइक, एंड इनफैक्ट इवन द चाइल्ड फॉर दैट मैटर, उन्हें भी इलेजिटिमेट बोला गया है इन आर्टिकल्स. तो जब इस हद तक सामने वाला जाए, सो व्हाट डज वन डू टू सेफगार्ड देयर रेपुटेशन, है ना? So that is it's very important that I need to send this out message very strongly that guys, don't take your reputation lightly. And I am very proud that she stood up for herself, because again उस time पे भी फिर बहुत XYZ random people start coming up and starting passing comments when we sent just a notice. जब हमने initially सिर्फ एक notice भेजा था before filing a case. It's not like that she just registered a case उठ के. She also first took a breather. She sent a notice. तो नोटिस के बेसिस पे लोगों का जजमेंट शुरू हो गया. अरे अपनी स्टेप डॉटर के खिलाफ आप नोटिस कैसे भेज सकते हो? अरे आप माँ हो, आप अपने आप को माँ बोलते हो. आप ये तो देखो कि स्टेप डॉटर कैसे स्टेटमेंट्स कर रही है, कितने डेरोगेटरी, इतने डेफेमेटरी, इतने मैलिशियस स्टेटमेंट्स कर रही है. और जब वो कर रही है तो उनके खुद के फादर, हु हैपेंस टू बी रूपालीज हस्बैंड, नाउ ही इज साइडिंग विथ हर बिकॉज ही नोज द फैक्ट, राइट? He is a party to all these conversations. He's witnessed everything. When he denies all these allegations, so prima facie truth क्या है आपको समझ में आ जाता है, right? When she says that he's been drugged, when the man himself says no, this has never happened. This is a pure case of defamation, right? There's nothing to corroborate. She has no evidence to back all these statements, and then you think that you can take care, you can probably leverage somebody's reputation like that कि वो एक मीडिया पर्सनालिटी है, तो ऑफकोर्स उनके बारे में जो भी बोलो तो आपको ट्रैक्शन मिलेगा, and you can just keep on misusing. No, judiciary is there to actually show you a right place. Then even after my notice, nothing stopped. उसके बाद भी constantly ये होता गया. That is when we decided to take action. I filed defamation suit in the Honorable High Court, and touchwood माशाल्लाह बहुत बड़ा order मिला उन्हें, उनको stay injunction मिला. And she's so happy because she has faith in the Indian judiciary. Of course, she had so much faith in me also, and I'm so proud and happy. और ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रेंस, बिकॉज मैंने इसमें एक ऐसा क्लॉज डाला था प्रेयर में जो जल्दी आज तक किसी ने ऐसा, इट वॉज वन ऑफ द रेयरेस्ट क्लॉजेस जो पहले कभी किसी ने उठाया नहीं था. मैंने जॉन डो क्लॉज डाला. इसका मतलब कि यू रेस्ट्रेन, मतलब मीडिया शुड ऑल्सो बी रेस्ट्रेन फ्रॉम पब्लिशिंग एनीथिंग डेरोगेटरी अगेंस्ट, बिकॉज कभी कभी क्या हुआ, कुछ आर्टिकल्स तो ऐसे इस तरह से एम्पलीफाई हुए
if this person is giving out statement, बट मीडिया उसको उठा के इस तरह से एम्पलीफाई कर रही है, वो भी अलग अलग सोर्सेज से इतनी सारी. नाउ आई कैन नॉट मेक ऑल दीज मीडिया एजेंसीज अ पार्टी ऑब्वियसली. तो मैंने एक जॉन डो क्लॉज ले लिया वेयर ऑल दीज मीडिया एजेंसीज आर बार्ड from publishing anything derogatory about her, because without verifying facts, certain things were reported. In fact, she was also so disappointed because she's known, she's had such good relation with all these media people. But what does it take to just call her and ask about, especially when it's a matter of her child? जो 14-year-old child के बारे में लिखने से पहले तो आप एक बार verify करो या सोच लो. इसीलिए वो जॉन डो ऑर्डर जो मिला, it's a huge order where even in fact all these media agencies are also barred and now completely restrained from publishing anything against her. So that itself is a big and a commendable order. तो अभी स्टेप डॉटर जो है एक वर्ड नहीं कह सकती उनके खिलाफ. नहीं, अब now she is absolutely restrained. आपने कुछ पैसे का भी डेफर्मेशन डाला था. हाँ, that is also there. What was the amount? See, that's again वहाँ पे भी बहुत जजमेंट और बहुत ही हुआ कि 50 करोड़ क्या इन्हें पैसे की कमी है जो ये ऐसे डिमांड कर रही हैं. But you know what? If you gauge the harm due to these damages, the reputational harm, you can't even account it in terms of money. आप उसको money में तो आप उसको कभी weigh नहीं कर सकते हो. This is nothing. 50 crores क्या पाए, 100 crores is also nothing. I'm saying. See, she lost out on brands. She had of course वो time पे reputational damage हुआ. उनके ऊपर उनके against बहुत सारे misconception आए. And therefore she was being trolled, right? She was being trolled very badly. और फिर अचानक से जो उनकी जो छवि बनी है वो बिकॉज आई नो हर पर्सनली, आई कैन टेल यू, आई कैन वाउच फॉर अ फैक्ट दैट शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. जेन्युइन है, जो जेन्युइन है वो सच में ऐसी है कि मतलब वो मतलब थोड़ी सेल्फलेस टाइप की है. वो कैसे देखेंगी नहीं सामने वाला, मतलब सामने वाले के बारे में पहले सोचेंगी फिर बाद में अपने बारे में सोचेंगी. शी इज़ लाइक दैट फॉर हस्बैंड ऑल्सो. शी इज़ वेरी सेल्फलेस एंड हस्बैंड ऑल्सो एडमिट्स दैट कि वो ऐसी है. वो मतलब पहले दूसरों का सोचेगी, बी इट फॉर दैट मैटर इवन हर ऑल्सो फॉर दैट मैटर. दिस इज हाउ शी इज़ बीन फॉर हर ऑल्सो, सेल्फलेसली, यू नो, दूसरों के बारे में पहले प्रायोरिटाइज करो. पर अगर उस वही बंदी अचानक से सडन यू टर्न लेके अगर वो आज इस ट्रैक पे आ रही है तो आप सोचो किस लेवल का प्रोवोकेशन मिला उसको. Because she's been provoked to that extent that now she's taking a stand. She stood up for her right. She's taking a legal action, and yes, she's filed a defamation suit, and she has put that. She has demanded कि उनके reputational damage को उस तरह से compensate किया जाए. What's the harm in that? तो आपको लगता है कि स्टेप डॉटर एक्चुअली पब्लिसिटी एंजॉय कर रही थी और सडनली बोलने लगी? क्या वही कारण होगा? See, I will, since this is again a matter of sub judice, I have already stated everything in my notice, in my case, everything that उनकी reputation को harm करके उनकी reputation का फ़ायदा उठा के कहीं ना कहीं बहुत traction gain किया गया. समझ रहे हो? Sometimes, of course, we have mentioned that in our suit also, in our notice also, कि followers increase हुए हैं. जब जैसे allegations किया गया है इनके बारे में, तो जो एलिगेशंस कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, बहुत ट्रैक्शन मिला है, उसके बाद बहुत मीडिया अटेंशन तो मिला है. इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, राइट? वेदर आई से इट और नॉट, इट्स फॉर पीपल टू सी. तो रवीना का वो केस था जब रात में किसी ने अक्यूज़ किया कि वो ड्रंक थी और गाड़ी चला रही थी. हाँ, गाड़ी वो नहीं चला रही थी. एलिगेशन ये था कि उनके ड्राइवर ने उन्हें हर्ट किया और इनके ऊपर ये एलिगेशन था दैट शी वाज ड्रंक एंड शी असॉल्टेड, जो बिल्कुल भी ट्रू नहीं था. बट हमारी मीटिंग एक्चुअली डेट्स बैक टू दिस वन शो. वी वर इनवाइटेड टू नीता अंबानी शो. वहाँ पे यू नो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में शो था. वी वर कॉल्ड टू डिस्कस अबाउट ईच अदर्स अचीवमेंट एंड दैट्स वेयर वी बिकेम फ्रेंड्स. बट ऐसे कुछ नहीं कि बहुत ऐसी फ्रेंडशिप नहीं हुई. पर ऑफकोर्स जब ये हुआ ये इंसिडेंट जिसके बारे में आपने कहा, दैट ड्राइविंग वाला जो रोड रेज का इंसिडेंट था, तो दैट टाइम आई वाज इन लंदन और ये यहाँ पे रात था और वहाँ पे टाइम डिफरेंस की वजह से मैं तो आई वाज स्लीपिंग. Then she kept when I woke up and I saw so many number of calls, and then she called me. I had no clue about what has transpired. Then she called me and then immediately हमने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया because उनके ऊपर ये allegations थे और फिर उनके ऊपर ये तो allegations थे कि उन्होंने she was drunk and she assaulted. फिर वो हर जगह you know, then again the trolling commences, and once the trolling begins, you know, people don't even think before passing comments कि people don't think the kind of legacy this person has built with her hard work over the years. If I'm not wrong, she's in the industry since more than 30 years. She's worked hard, but everything, you know, comes down to everything goes down the drain within a matter of seconds. Why only on the basis of certain judgments? फिर बोला मैसेजेस, ऐसे सारे कमेंट्स आने लग गए कि हाँ बॉलीवुड वाले तो होते ही ड्रंकर्ड है यार, बॉलीवुड वाले तो होते ही बेवड़े हैं, उनका तो काम ही होता है.
विदाउट एनी वेरिफिकेशन अगर कहीं कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए, है ना, विदाउट, दैट इज़ द रीज़न ये सारे जॉन डो ऑर्डर्स जो मैं लेती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि टू रेस्ट्रेन द मीडिया दैट विदाउट वेरीफाइंग यू कांट पब्लिश ऑल दीज आर्टिकल्स. अगेन लेफ्ट राइट सेंटर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए, यू नो, दैट ओके शी मे बी ड्रंक एंड ये वो, तो उस बेसिस पे सब कमेंट्स आने लग गए. फिर बाद में strategically we informed through officers कि we informed the officers कि वो जो CCTV है, CCTV फुटेज निकाली जाए उस एरिया की, सो दैट यू नो वो इंसिडेंट पूरा जो कैप्चर हुआ है अभी अ मैन में लाए, बट द डॉक्यूमेंट्स विल नॉट लाए. तो उसमें जो कैप्चर हुआ था वो सब इट वाज ऑल आउट इन द ओपन फॉर पीपल टू सी. उसमें पूरा साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी कार टच भी नहीं हुई उस इंसान को जो क्लेम कर रहा है दैट यू नो दैट पर्सन हैज़ बीन डैश्ड. And then you know again there was nothing on record even in the CCTV to show that she manhandled anybody or she never assaulted anybody. Everything was out there in the open, and you know thank God for that digital evidence. Imagine in that absence what would have happened. So अभी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से कहीं ना कहीं कोई इंसानी एलिगेशन से बच गया, वरना आप खुद सोचो. And strategically, of course, then we worked out. We gave out statements, and then I became a part of that investigation also. Then we also sent defamation notices to certain people who were just, you know, without verifying facts, were publishing derogatory and defamatory articles about her. So somehow then, you know, then people were of course then calling her and then inquiring कि hi, we just saw the video, वो जो CCTV का आ रहा है वो हर जगह आ रहा है कि you know nothing really happened, but ये सब आपके ऊपर allegations होते हैं. Then people were reaching out to her. But what about those 48 hours, those 24 hours? That time she was so मतलब of course she was panicking and she was so anxious. So that is the reason it's so important to verify your facts before, you know, just you publish articles just for sensationalism. That fact check is so important. That's why I emphasize that, because I am a part of this whole industry, right? I know it in and out कि क्या होता है, किस तरह से क्या हो रहा है और कैसे सिर्फ जजमेंट और ओपिनियन के बेसिस पे कुछ भी छाप दिया जाता है. That's why I don't believe in labels and I'm not judgmental because I know. Divya Pahuja case. Tell me about that. That's a very emotional case, honestly. It's like I still get emotional because me being such a strong-headed girl and like such a, you know, matlab, I don't get deterred so easily about, and I don't even bother about the external aspect of it, you know. Matlab, I know when I decide to specialize in criminal litigation, you know, being such a male-dominated field, मुझे पता था कि ऑफ कोर्स देयर विल बी चैलेंजेस, और मुझे पता था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक. ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक अ विम ऑफ फैंसी, ओ लाइक ओ वाओ यू आर अ फीमेल क्रिमिनल लॉयर जो हम मूवीज़ में देखते हैं. मुझे पता था ये वैसा नहीं होता है बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स, सो आई एम प्रीटी प्रैक्टिकल एंड आई नो व्हाट इट टेक्स टू बी अ पार्ट एंड व्हाट गोज़ विद द प्रोफेशन. तो इसीलिए ये केस एक खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. जैसे जब मैंने केस लिया, इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल केस, हरियाणा एनकाउंटर मैटर. उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि वो जो गैंगस्टर थे संदीप गडोली, वो उनके बॉयफ्रेंड थे दिव्या के, एंड शी वॉज अ वेरी रिनाउंड मॉडल हरसेल्फ. तो इनके ऊपर ये एलिगेशन था कि इन्होंने अपने गैंगस्टर बॉयफ्रेंड, शी गॉट हिम किल्ड बाय प्लेइंग अ हनी ट्रैप इन दैट केस, ऐसा एलिगेशंस था. बट व्हेन आई टुक इट अप, इनके साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ी सिमिलर स्टोरी है कि जैसे इंद्रानी का मैंने कहा, इनका तो बेल सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्टेड था. सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका था, उसके बाद ये मेरे पास आई थी आफ्टर फेसिंग फेलियर्स. एंड शी इज़ अ वेरी यंग गर्ल. आई थिंक शी वाज जस्ट हार्डली 19-20 years old when she went behind the bars. And when she approached me, she had already spent about 5 years या 5 या 6 years वो ऑलरेडी अंदर रह चुकी थी. तो और ऑलरेडी अपना उनका केस बहुत ख़राब हो चुका था, सुप्रीम से रिजेक्ट करा के वो मेरे पास आई थी. बट बिकॉज शी हैड सीन मी, यू नो, आर्ग्यूइंग वेरी vehemently and aggressively in one of my trial cases where I secured acquittal for one murder accused, and she used to, you know, stand कॉर्नर में होकर वो सब देखती थी जब वो कस्टडी उनकी आती थी. तो शी वॉज जस्ट लाइक ड्रीमिंग कि अब मुझे इनको ही अपना लॉयर बनाना है. सो इट टुक हर लाइक 2 months टू अप्रोच मी. व्हेन शी अप्रोच्ड मी, आई टोल्ड हर यू सेंड योर केस फाइल्स अक्रॉस. जब मैंने उनको देखा वो मुझे आके अप्रोच करी, तो शी लुक्स सो प्रिटी, ऑनेस्टली शी लुक्स सो प्रिटी, शी इज सो वेल ड्रेस्ड, और उनके आसपास एस्कॉर्ट्स नहीं थे. शी सेड हाय, आई वाज लाइक ओके, प्रॉब्ली शी इज सम, यू नो, शी इज समबडी हु आई मे हैव नोन इन द पास्ट, एंड आई वाज आल्सो रिस्पोंडिंग लाइक दैट, हेलो. एंड देन अचानक से 2 पुलिस एस्कॉर्ट्स आते हैं उनके बाजू में. तो आई वाज सो थ्रिल्ड टू लर्न दैट ओ शी इज एन अक्यूज्ड, दिस गर्ल. मतलब वो कोई एंगल से आप बोल भी नहीं सकते हो कि वो एक इतने बड़े केस में इतनी सी यंग प्रिटी लड़की इतने बड़े एलिगेशंस के साथ रह रही है, वो भी स्माइलिंग फेस के साथ. देन आई डिफेंडेड हर केस. व्हेन शी टोल्ड मी, आई टुक हर केस अप, आई डिफेंडेड हर. First I got her mother out. Her mother was also behind the bars. First I got her mother out. Very strategically I argued. I defended her mother. I got her out. उसके बाद I took her case up and then I argued for her in the. What was exactly her case? जो लोग नहीं जानते होंगे, वो समझाइए पहले. उनके ऊपर एलिगेशन तो ये था कि वो जो गैंगस्टर था संदीप गडोली जो मर गए, उनका इनकाउंटर हुआ था
हरियाणा ऑफिसर्स ने उनका एनकाउंटर किया। तो बाद में शुरू में तो ये एक एनकाउंटर केस जैसा ही रजिस्टर हुआ, पर बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर चार्जशीट फाइल हुई सप्लीमेंट्री, और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करके चार्जशीट फाइल किया, तो उसमें ये उन्होंने ये प्रूव किया एज पर द प्रोसिक्यूशन इन द चार्जशीट, उन्होंने ये एलेज किया कि इन्होंने, दिव्या बहुजा इज द माइंड बिहाइंड इट। दिव्या बहुजा का बॉयफ्रेंड था संदीप गडोली, तो ये थी जो उनके टिप्स दे रही थी कि उनके वेयर अबाउट्स के बारे में, बिकॉज ही वॉज अ वांटेड अक्यूज संदीप गडोली। उनके संदीप गडोली के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस थे, तो ये उनके वेयर अबाउट्स को जानती थी क्योंकि उनके साथ रहती थी। तो ये जब उनके साथ होटल में गई, बॉम्बे में कोई अंधेरी में कोई होटल में थी, तो ऑफिसर्स वर ट्रैकिंग हिज लोकेशन, so of course they were not able to track because of the surveillance and everything, so she provided the information to the officers कि ये यहाँ पे है, मेरे साथ इस टाइम पर है, तो उन्होंने आकर इन्हें शूट कर दिया, एनकाउंटर, बट वो एनकाउंटर किया। फिर बाद में ये ट्रांसपायर हुआ कि एक फेक एनकाउंटर था, ये सच में एक फेक एनकाउंटर था विच वॉज somehow spearheaded by tribal gang led by बिंदर गुज्जर, और वो भी बाद में मेरे क्लाइंट बने। आई डिफेंडेड हिम ऑल्सो इन दैट केस, बट ये एलिगेशन था कि उनके कहने पे हरियाणा एनकाउंटर में हरियाणा ऑफिसर्स ने इनका एनकाउंटर कर दिया। तो इनके और उनके वेयर अबाउट्स तो कभी पता नहीं चलते ऑफिसर्स को, पर क्योंकि इनके साथ होटल में थी, इन्होंने उनके वेयर अबाउट्स बताए, हनी ट्रैप बनी ये ऑफिसर्स के लिए, और इनके वजह से ही गॉट किल्ड। ये था इनके ऊपर एलिगेशन। तो आपने उनकी मम्मी को छुड़वाया, क्योंकि मम्मी के पर भी एलिगेशन थे कि वो भी, मम्मी के ऊपर तो ये एलिगेशन था प्राइम कॉन्स्पिरेसी का एलिगेशन, कि ये इन्फॉर्मेशन मम्मी को प्रोवाइड करी थी। शी वाज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू फोन कॉल्स एंड मैसेजेस टू हर मदर वाज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द ऑफिसर्स एंड द अदर राइवल गैंग, सो मदर वाज आल्सो वन ऑफ द प्राइम कॉन्स्पिरेटर्स। फर्स्ट in fact I got her mother out, thereafter I got Divya out, and then of course I vehemently argued that that deceased who had several cases against him, अगर ऐसे तो अगर आप देखो तो कोई लोग अगर इनके बारे में टिप देते हैं पुलिस ऑफिसर्स को, तो वो तो विटनेस बन जाते हैं, उन्हें तो बोला जाता है अरे आपने तो बहुत अच्छा काम किया, शाबाशी मिलती तो वही तो मुझे लगा, तो ये विटनेस हुई ना। एग्जैक्टली, तो ऐसे अगर आप देखो, इफ यू सी इट द अदर वे अराउंड, दैट्स इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। दिव्या पे केस किसने डाला था? बिकॉज डीसीबी सीआईडी ना, क्योंकि वो तो लाइक यू सेड शाबाशी देनी चाहिए अगर इसमें थी, तो देन व्हाई डिड दे पुट हर बिहाइंड बार्स? क्योंकि वो बिकॉज दिस वाज अ फेक एनकाउंटर, दिस वाज नॉट अ नेचुरल एनकाउंटर। ये कोई एनकाउंटर फेक एनकाउंटर उन्होंने इसे घोषित कर दिया कि ये सच में वहाँ पे सरेंडर हो जाते, पर इन्होंने मारने के प्लान से मारा है, बिकॉज द राइवल गैंग बिंदर गुज्जर उनके कहने के ऊपर। तो वो होता है फेक एनकाउंटर। फेक एनकाउंटर क्या, वो सरेंडर करते ही इनको जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू ले जाते। हाँ, वो फेक एनकाउंटर एलिगेशन की वजह से। पर कहीं ना कहीं यू हैव टू एस्टैब्लिश नॉलेज ऑफ दिस पर्सन आल्सो ऑन रिकॉर्ड ना, दैट शी हैड नॉलेज दिस इज गोइंग टू बी अ फेक एनकाउंटर। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये इन्फॉर्मेशन दे रही है टू द ऑफिसर्स इन गुड फेथ, इन जेन्युइन फेथ। अब ट्रॉमेटाइज्ड हुई होंगी जब वो बाहर आई, एंड देन शी गॉट शॉट। in fact जैसे मैंने आपको कहा, जैसे ही उनका बेल हुआ, तो द नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट हर। आई डिड नॉट सेंड माय जूनियर और माय एम्प्लॉय to meet her and to give her this piece of information, because I wanted to see that reaction myself. I went to her the next day, and then I told her that I like played around. I said कि तुम्हें तो थोड़ा टाइम और रहना पड़ेगा। She said okay, I'm used to it. I said थोड़ा टाइम और रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे बेल के compliances हो रहे हैं बाहर, 1-2 दिन की बात है, तुम बाहर आ जाओगी। She is just like this, and she started crying. Tears were rolling down endlessly, non-stop, and then she's like, Sana, I can't believe it. Then after 5 minutes, she calmed down and she said that, Sana, I deserve this life. This is my second life, and I deserve this because I owe this second life to you. I'm coming out only because of you, and I'm going to owe this to you. And you, no matter what you say, because I always told her कि बाहर आने के बाद तुम पढ़ना, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तुम अपनी लाइफ फिर से शुरू करना. She said I'll do that. Then she came out. Then I met her family. She was again crying. She was so happy, and I was like so elated because somewhere, see that, like how I said कि some clients fall in the category of exceptions. जैसे personal में bond नहीं बना पाती हूँ, मैं बहुत professional रहती हूँ, पर वहाँ पे भी एक personal bond बन गया उसके साथ. I was so happy. Then she was regularly keeping in touch. She was saying that she's going to take admission in a law school, and she was preparing for an entrance also. So I was so elated to see another life growing. Like I see so many people coming out. Like I get them out. They build their life. They grow exponentially. I see them, growing. So I knew that this girl has the potential to do that. Because she was so smart, she was strong, she's so young. She had a whole life ahead. Then immediately, just within few months of her release, one day I got a call from her mother. Before I read all these media articles, I got a call from her mother, and she said, Sana, Divya has been killed.
I just couldn't even fathom what I was just intimated. I was like so emotional. I just disconnected the call. And that time I was in Maldives. Anyway, I was away from my family and I was a little इमोशनली वल्नरेबल उस टाइम पे. और सडनली उसी दौरान मुझे न्यूज़ सुनने को मिलती है. सो मेरे जो प्लान्स थे मैंने इमीडिएटली सब पैकअप किया. जो मेरे फर्दर वेकेशन के प्लान्स थे, आई जस्ट एंडेड एवरीथिंग वेरी अब्रप्टली. वो जो बाहर जाने के भी प्लान थे, आई जस्ट एंडेड अप स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ माई टाइम इन होटल. Like I was just there for 2 days. I just did not answer any call. I was so disturbed that for a girl, for somebody like me who's seen so much, like आप जानते हो जिस तरह के मैं cases handle करती हूँ day in day out, it takes a lot for a person like me to get affected or get carried away by anything or everything, honestly. क्योंकि मैं नहीं bother होती हूँ. पर ये जो चीज़ हुई थी, because in the light of the fact कि previously मेरे साथ ऐसे भी situation हुआ था, when I took up her case, I was getting death threats. I was getting calls, just give up on her case, walk out, don't work on this case. And I got such calls on 2 occasions, and I told my parents also about it, and I of course informed the authorities also. But my parents, of course, as how parents are very concerned about their children, they said it's up to you. You decide whether you want to continue or you want to give up on the case. It's up to you. So I told them that, see, I have to remain true to my professional commitment also. I'm here, I knew right from the beginning that in criminal litigation, I'm going to see all these challenges. If I have taken this up, I'm going to be undeterred and I have to be very bold. In this profession, अगर आप डरपोक हो तो आप, this is not meant for you. अगर आप कमज़ोर दिल हो, अगर आप बहुत fragile हो या vulnerable हो. So I still went on undeterred without any security. Without availing any security, which I could have easily got that point in time, I just proceeded in the case undeterred and I took her out. Despite of all these challenges, regardless of all that, I took her out. And इसीलिए ये बैकग्राउंड के साथ, अगर ये हिस्ट्री के साथ जब मैं इस लड़की को बाहर निकालती हूँ, इतने चैलेंजेस के साथ, इतने स्ट्रगल्स के बाद, ये सबसे लड़के, नॉट जस्ट द मीडिया, नॉट जस्ट द एलिगेशंस, नॉट जस्ट द प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट, नॉट जस्ट द फ़ोन कॉल्स दैट आई एम गेटिंग ओवर द कॉल, सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स. उसके बाद इसको बाहर निकालने के बाद मुझ पे जो बीती है वो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ, और ना मैं कभी वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती इन वर्ड्स. ऑनेस्टली आई वोंट इवन मेक दैट एफर्ट बिकॉज आई नेवर बी एबल टू एक्सप्रेस. फॉर 2 days I didn't step out of the room despite of the fact that I was on a vacation in Maldives. I ended up everything abruptly. 2 days I was just there, then we returned to India, and then uske baad again for a period of 3-4 days I did not step out. I just wanted to my own time because I was getting so many calls from the media for my reaction, for this, that. I just switched off my phone. I did not want to react or did not want to say a word that time. अभी केस का the fact that उनको किसने मर्डर किया, क्या हुआ एग्जैक्टली, वो आप फाइट कर रहे हो? नहीं, वो तो वहाँ ही चल रहा है, नॉट इन बॉम्बे. बट आई कीप अ ट्रैक ऑन एवरीथिंग. आई एम स्टिल इन टच विद हर फैमिली मेम्बर्स. उनकी जो मदर है जिनको मैंने बाहर निकाला, शी कीप्स अपडेटिंग मी. तो अभी उनका केस ट्रायल पे चल रहा है, अभी विटनेसेस का एग्जामिनेशन चल रहा है, एंड आई एम 100% श्योर दैट शी विल गेट जस्टिस. एंड समवेयर आई जस्ट वांट टू इंश्योर दैट आई नो शी इज़ देयर समवेयर, वो ऊपर है. आज तो मैं चाहती हूँ कि हर सोल रेस्ट इन पीस, उन्हें इंसाफ यहाँ पे मिलेगा ही, क्योंकि आई एम कॉन्स्टेंटली रेगुलरली फॉलोइंग अप एंड आई एम गाइडिंग. Allegedly किसने किल किया था उनको? Allegedly जिनके साथ वो थी उस रात में, ऐसा एलिगेशन है कि दे वर ड्रंक, दे वर इंटॉक्सिकेटेड, ही वाज इंटॉक्सिकेटेड, और उस टाइम पे उस under that state of mind she was killed. But again, everything is a mystery, honestly. Everything is a mystery. You can't believe these allegations. जो FIR पे होता है वो सिर्फ FIR पे पेपर पे होता है. पेपर पे कुछ भी लिखा जा सकता है मिसयूज़ ऑफ पावर से. आजकल आप पावर मिसयूज़ करके आप किसी को फंसा सकते हो, किसी को निकाल सकते हो, किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हो, किसी की ज़िंदगी जो ख़राब होने लायक है उसको बचा भी सकते हो. जो बड़े बड़े एक्चुअल ड्रग माफियाज़ हैं ना, जो बड़े बड़े एक्चुअल सिंडिकेट के माफियाज़ हैं, वो सब स्कॉट फ्री घूम रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में. इंडिया में तो होते भी नहीं है. और आप देखो आर्यन खान केस का एग्जाम्पल ले लो. नो रिकवरी, स्मॉल रिकवरी पे ये सब लोग जेल में सड़ते हैं. आप देखो ना, सिस्टम में कहीं ना कहीं अनफेयरनेस है. एंड आई एम नॉट द वन who is going to whose voice can be suppressed. I am the one who is always going to raise my voice and strongly opine on the unfairness या on anything that goes wrong in the system, because this is how only by talking या बात करके ही सिस्टम में सुधार आ सकता है ना. इसलिए आई एम तो ऑलवेज आउट देयर, ओनली स्पीकिंग wherever the changes, amendments are required, because ये amendments होंगे
तो ही तो शुरुआत होगी और तो ही तो सुधार आएगा। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। ये पुणे पोर्शा केस वो भी आप हैंडल कर रही हैं? वो उस केस का भी मैं पार्ट हूँ, उस केस को भी मैंने हैंडल किया, उस केस को भी मैंने क्लोजली, इनफैक्ट मेरे मीडिया इंटरव्यूज उस टाइम पे भी मुझसे बहुत सारे न्यूज़ पैनल्स पे मेरे जो न्यूज़ डिस्कशंस होते थे विद ऑल दीज डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स, आई वाज अगेन वेरी ब्लेटेंट एंड वेरी वोकल अबाउट दैट ऑल्सो। मुझसे कहा गया था अरे आपके क्लाइंट तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैंने कहा कि ठीक है, आप ये सब जो बोल रहे हो ये सब तो मीडिया आर्टिकल्स है ना, आपको नहीं पता ना, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास चार्जशीट है, तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या है, राइट? एग्जैक्टली क्या है? On the basis of evidence, he says, again, I told you right in the beginning also, this matter is also still going on in the High Court. So it's still sub judice है. तो इसलिए there is nothing, मतलब कोई बहुत strong, compelling material नहीं है to corroborate all these allegations. पर जिस तरह से, of course, जैसे देखो ये मैं आपको बोलूँ तो हर रोज़ ही ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस होते हैं, हर रोज़ मैं आपको बोल रही हूँ। ज़्यादातर ये जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ये जो कहा जाता है, ऐसे केसेस में इंसान 2 दिन 3 दिन में बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। ये केस इतना बड़ा होता नहीं है, पर क्योंकि ये एक पॉर्शे, यहाँ पे रेगुलर व्हीकल नहीं थी, ये एक यहाँ पे पॉर्शे केस थी, यहाँ पे एक हाई प्रोफाइल पर्सन इन्वॉल्व था, सो दैट वेंट अगेंस्ट दिस पर्सन। सो इट्स नॉट नेसेसरी, जिसे बोला जाता है ना, दैट लॉ इज ओनली फॉर द पावरफुल। समटाइम्स योर पावर बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सफरिंग ऑल्सो। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, बिकॉज आप देखो कितने महीने हो गए और अभी भी कहीं ना कहीं उनके केसेस पेंडिंग है, चल रहे हैं। ऑफकोर्स दैट गाय इज आउट थैंकफुली, बट अभी भी कुछ दूसरे अक्यूज के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं। तो दैट्स व्हेन इनफैक्ट आई सेड कि मैं मीडिया में तभी भी मेरा ये वॉइस बहुत स्ट्रांगली जा रहा था कि आप तो कहते हो कि लॉ पावरफुल लोगों के लिए, आप देखो यहाँ पे तो जो पावरफुल लोग हैं उनका केस बहुत हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है ना हर रोज़ के ऐसे कम से कम 20 से 25 केसेस ऑन एवरीडे बेसिस पे होती है। इमीडिएटली छूट जाता है। फाइटिंग फॉर द बॉय। No, the boy is already out. I've been a part of the whole case. मतलब defending too many accused. There are several accused in this case, from doctor to this to that. So I've been defending different individuals in this case. But as of now, अभी भी case sub judice है. Boy is out. Boy का तो ऐसा हो गया था कि उनके detention पे question हो गया था. That how he was still detained. उनको पहले bail मिला, फिर उसके बाद वो वापस cancel हुआ. बट जो भी है, ऑल इन ऑल, अगर आप नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर केस, आप ये होर्डिंग केस ही देख लो ना, घाटकोपर होर्डिंग केस ही देख लो, वो होर्डिंग कोलैप्स हुआ, उसके बाद वो भी कल्पेबल होमिसाइड केस है, वो भी सेम टाइप का केस है। पर उसमें भी जो मेरे क्लाइंट है जिनको मैंने छुड़ाया, जो मेन क्लाइंट है भावेश, उनके ऊपर तो अगर आप देखो तो उस दिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड था, अगर आप देखो बहुत तूफानी विंड था उस दिन। वो हुआ, आई मेड द सबमिशन इन द कोर्ट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड, वो एक नेचुरल कैलामिटी है। उस दिन सिर्फ ये नहीं, जगह जगह एरिया में बहुत सारे ऐसे फेटलिटीज़ और कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई, पर वहाँ पे ऐसा FIR रजिस्टर नहीं हुआ कि 304 पार्ट 2। पर यहाँ पे ही वॉज अ वेरी पावरफुल मैन, भावेश भिंडे, उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, वो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो समवेयर यू हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ बीइंग पावरफुल। उस हादसे में, जो होर्डिंग हादसा हुआ था घाटकोपर में, 17 लोगों की मौत हुई थी, राइट? उसमें से कार्तिक आर्यन के मामा और मामी भी थे। हाँ, ऐसे भी सुनने में आया था कि उनके मामा मामी भी थे। हाँ, और ये उस टाइम पे, ऑफ कोर्स, ये उस टाइम पे क्या, ये एवरी डे बेसिस पे मीडिया, दिस बिकेम अ फेवरेट टॉपिक मीडिया का, हर रोज यही घाटकोपर होर्डिंग केस, बस यही चलता रहता था। आप क्या सुनती है अपने बारे में जब आप ये पुणे पोर्शे केस में आप सपोर्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं उन लोगों को जहाँ पे सब बोल रहे हैं कि ये इट्स अ नो ब्रेनर कि जो हुआ वो गलत हुआ? आप क्या क्या सुनती है अपने बारे में कि लोग क्या कहते हैं आपसे? आई थिंक ये पुणे पोर्शे केस तो आई थिंक बहुत ही रिलेटिवली कंपेयर टू अदर केसेस तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब ये केस, जैसे
मैंने उनको डिफेंड किया, हनुमान शिंदे को, ही वॉज अलेजिडली उनके ऊपर एलिगेशन, अपनी गर्लफ्रेंड को टुकड़े टुकड़े करके काट के फेंक दिया और मैंने उनको बाहर निकाला 1 साल के अंदर। तो मुझ पे तो सीधा सीधा क्वेश्चंस हो रहे थे कि आप ऐसे आदमी को कैसे बाहर निकाल सकते हो जो किसी के टुकड़े करके फेंक रहा है। पर आप ये तो समझो कि मैंने किस बेसिस पे निकाला है। नाउ क्या फॉर basis था अ उसका? लेमैन टू वही तो फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड दैट, मेरा बेसिस, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही फोरेंसिक एविडेंस के ऊपर था कि जैसे बोला गया कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को काटा, उनके टुकड़े करके फेंक दिया। जिसे काटा और फेंका उनका आज तक डीएनए लिया ही नहीं टू मैच विथ हर फर्स्ट हेयर फैमिली मेम्बर्स। अगर जैसे किसी सपोज बोन्स तो मिले हैं, ठीक है, बोन्स का डीएनए ले सकते हो आप और उनके फैमिली आप एफर्ट कर सकते हो इन्वेस्टिगेटिंग, जिससे कि मेक एन एफर्ट टू फाइंड आउट हर फैमिली मेम्बर्स एंड देन वो डीएनए मैच होता है कि नहीं विथ हर पेरेंट्स और विथ एनी फर्स्ट हेयर ऑफ अ फैमिली मेम्बर्स टू डिटर्मिन वेदर ये बोन्स वो डिसीज के है भी कि नहीं। अब वरना आपको कैसे पता है कि बोन्स किसी के भी हो सकते हैं, कहीं के भी कोई भी बोन्स उठा के लाओ, बोलोगे इसने ये लड़की को मार दिया और आप केस को क्लोज कर दोगे, वैसे नहीं। तो वही मैंने दिखाया कि ये केस कॉर्पस डेलिक्टा हो सकता है। ये जो बोन्स मिले हैं, पहले यही आज तक प्रूव नहीं हुआ कि ये बोन्स वो लड़की के जो मरी है। क्यों? क्योंकि आपने डीएनए ही नहीं लिया उसके पेरेंट्स के साथ टू इवन एस्टैब्लिश और डिटर्मिन वेदर दिस बोन्स बिलोंग टू द डिसीज। या ये भी आज तक प्रूव नहीं हुआ वेदर दिस गर्ल इज डेड टिल डेट। क्या सिर्फ बेसिस पे क्या कि उनके तरफ से उन्होंने दिखा दी कि रिकवरी हुई है, ये लेके गए ऑफिसर्स को, उन्होंने बोला हाँ यहाँ से रिकवरी हुई है, ये जो है बोन्स है, ये उठाओ पानी में से निकालो, ये देखो यहाँ से निकालो, वो निकालो, हाँ ठीक है मैं कल्प्रेट हूँ, मैंने मारा है, कन्फेशन ले लिया तो खत्म केस? नहीं। सो ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं मैं उस चीज़ में घुसती हूँ। एक तो ऐसा केस था कि एक लड़के पर एलिगेशन है कि उसने किसी का मुंडी काट के, बिहेडिंग केस, पुणे वेरी पॉपुलर, पुणे बिहेडिंग केस वेरी वेल नोन, उनके ऊपर यह एलिगेशन था उन्होंने सामने वाले की मुंडी काट दी और फिर उनको सज़ा लग गई, उसके बाद वो मेरे पास आए। उनके ऊपर सज़ा लग चुकी थी उनको लाइफ टाइम की, पूरी ज़िंदगी की। फिर वो मेरे पास आए, मैंने हाई कोर्ट में उनका अपील दाखिल किया और फिर मैंने कुछ ऐसा पॉइंट, बहुत शॉकिंग पॉइंट उठाया कि उसके बेसिस पे उनका सस्पेंशन हो गया, ही इज़ रिलीज ऑल्सो, उनका सेंटेंस सस्पेंड हो गया। मैंने बोला कि जब उनको दिखाया कि ये लेके गए, उसको लेके गए एक पॉन्ड के पास, वहाँ से रिकवरी हुई है किसकी, वेपन की, ठीक है, वो निकाला है, वो भी 6-7 फीट के पानी में वो वेपन था, वो निकाला है 7 दिन के बाद और अभी भी वो ब्लड स्टेन्ड है। आप सोचो ना इतने टाइम से पानी में पड़ा निकालते फिर ब्लड स्टेन, और ब्लड भी मैच नहीं कर रहा है वो डिसीज के साथ आज तक। अब आप बताओ किसकी ब्लड है, वो किसका वेपन है, वो पानी में से निकल के ब्लड कैसे है इस पे, बताओ ना। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो मैं, द रीजन आई से आई रीड ईच एंड एवरी पेज सो थॉरली ऑफ द चार्जशीट एंड एवरीथिंग, दैट समहाउ puts me in a position where I can argue so vehemently and aggressively in the court, because ये सब बारीकियाँ, आप सोचो वो आदमी, उसको सज़ा लग गई थी पूरी लाइफ की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, उसके बाद वो मेरे पास आया, मैंने उसका सेंटेंस सस्पेंड कराया, वरना वो भी उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में चली जाती बेस्ड ऑन अ कन्विक्शन, रॉन्गफुल कन्विक्शन। हाई कोर्ट वॉज प्लीज टू ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स एंड हैज सस्पेंडेड हिज सेंटेंस। आपने अल्लू अर्जुन को सपोर्ट किया जब वो अरेस्टेड हुए थे, तो आपको लगता है कि जो स्टैम्पीड हुई थी, हाँ, उसमें उनका कुछ भी हाथ नहीं है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही मैंने बोला, वहाँ पे भी जब आप जैसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये जो सेक्शन है उसका प्राइम इंग्रेडिएंट क्या है, नॉलेज और इंटेंशन। या तो मुझे नॉलेज होना चाहिए, या तो इनको अल्लू अर्जुन को नॉलेज होना चाहिए कि ठीक है यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे लोग भर भर के आने वाले हैं और यहाँ पे दैट कुड बी प्रॉब्ली लाइफ थ्रेटनिंग फॉर अदर्स, या फिर उनको ऐसा इंटेंशन, ऐसा कोई इंटेंशन है उनका, ऐसा मलिशियस इंटेंशन कि नहीं वो ये मैलिस के साथ आए थे, वो मलिशियस इंटेंट के साथ कि ठीक है यहाँ पे होगा, ऐसा हादसा होने वाला है। नहीं, मैन ऑल दीज 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स आर मिसिंग। तो आप किस बेसिस पे उनको उठा के आप अरेस्ट कर सकते हो, किस बेसिस पे? ही वॉज अरेस्टेड, इमेजिन, वो भी इलीगली, विदाउट इवन प्रॉपर इंक्वायरी। यूजुअली जब ऐसे एफआईआर होते हैं सो यू हैव टू कंडक्ट इंक्वायरी, यू हैव टू इंश्योर कि इंक्वायरी थरो हो। वहाँ पे भी पॉलिटिकल प्रेशर, वहाँ पे ऑफकोर्स डेफिनेटली वेंडेटा, मैंने तो खुल के बोला, वहाँ पे तो वेंडेटा ही है, वो अरेस्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेंडेटा, वहाँ पे तो मैंने खुल के बोला है, क्योंकि कहीं से भी यू कांट होल्ड हिम कल्पेबल फॉर दैट स्टैम्पीड। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप बाकी जो स्पॉन्सर्स, ऑर्गेनाइजर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हो, वो आप इन पे नहीं थोप सकते हो। उन्होंने अपनी लेगेसी बनाई है, उन्होंने अपना काम करना, उनको जाके अपना अपीयरेंस देके बाहर आना। अब वो बैठ के थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों में ध्यान देंगे, वो सब ऑर्गेनाइजर्स का काम होता है ना कि वो देखे, ध्यान दे अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्राउड, अबाउट द नंबर्स, ये सारी चीज़ें। उस चीज़ के बेसिस पे आप इनको अरेस्ट कर लोगे बाय जस्ट बिकॉज ही इज़ अ हीरो, ही इज़ अ पावरफुल फिगर। सैफ अली खान के साथ जो हादसा हुआ था उस पर आपकी टेक क्या है? अरे उसके ऊपर तो मैं क्या बोलूँ, उसके ऊपर तो मैंने लिटरली आई हैव रेज्ड सो मेनी क्वेश्चंस। आई मीन बियॉन्ड, फॉरगेट अबाउट द केस, उससे पहले जो आप एफआईआर पे आ जाओ, ठीक है, एफआईआर पे आप आ जाओ,
एफआईआर में अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन ही नहीं है। अब आप बताओ, एक आदमी जो चाकू लेके जा रहा है, ठीक है, उसने ऐसा नहीं सिर्फ लेके जा रहा है, उसने अटैक भी किया चाकू से, और वो जो उससे वो हर्ट हुआ है, वो इंजर हुआ, उसके बाद उनकी सर्जरी हुई है। तो इसका मतलब ये आदमी मारने के इंटेंशन से ही आया ना। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे वो जैम ब्रेड के लिए तो लगाने गया नहीं था, बटर पे, ब्रेड पे बटर लगाने तो नहीं गया था। ही डिड नॉट गो विद द इंटेंशन टू यूज दैट नाइफ टू पुट बटर ऑन द ब्रेड। ऑब्वियसली possession of the weapon itself invites an intention, guilty intention to commit murder, or at least an attempt is definitely made out when he's committed. वो मरे नहीं, वो अलग चीज़ है। Are you waiting for him to die to invoke all these sections? नहीं, ना attempt to murder, ना 307, कुछ नहीं लगाया, बस basic ingredients लगा दिया उन पे। फिर उसके बाद वो तो अलग चीज़, उसके बाद आप देखो सीसीटीवी पे बहुत क्लियरली सीसीटीवी फुटेज का स्निपेट्स उन्हें दिखाया गया, ठीक है। एक यंग आदमी दिखाई दे रहे हैं, अरेस्ट होता है अचानक से कोई बहुत ओल्ड दिखने वाला आदमी। आपको क्या लगता है हम क्या अंधे हैं क्या? वो 4 दिन में वो आदमी बूढ़ा हो गया? वो 4 दिन में अचानक से आपने कोई और बंदे को उठा के लेके आया और उसके फिर आप बोल रहे हो कि ये वो आदमी है? क्या इसी हेस्टी इन्वेस्टिगेशन, मीडिया प्रेशर की वजह से, मैं समझती हूँ when there's so much pressure from the media, I understand that there's immense pressure, you need to promptly act. That तो regardless whether there's media pressure or not, you must always act promptly, but that does not mean that you're going to you're going to jeopardize or destroy somebody's life. Somebody should not pay the cost of your inefficient investigation, right? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये हुआ इसमें तो अगर आप देखो तो बाकी बहुत लोग बाहर आके, किसी ने तो ऐसे भी कुछ स्टेटमेंट दिया कि किसी की शादी टूट गई क्योंकि उनके पुलिस उनको भी उठा के लेके चले गई सस्पेशन पे। अरे क्या आप सस्पेशन पे किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दोगे इसी जस्ट बिकॉज यू आर अंडर प्रेशर? नो, दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड हैपन। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करो, फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन करोगे, कल को आपका ट्रांसफ़र होगा, कल को आपका ही पोस्ट से आपको रवाना कर दिया जाएगा और ले दे के इनोसेंट लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है ना। बाकी तो वही चीज़ है, जब मेरे पैनल पे कोई जो सामने बैठे भी थे, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, वो ही कह रहे थे नहीं ये अटेम्प्ट टू मर्डर कैसे हुआ है यहाँ पे, कहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर? अरे आप भाई साहब, आपको पहले आप लॉ समझो, आप लॉ सीखो, आप लॉ का डेफिनेशन, द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर और उसका इंटरप्रिटेशन समझो, फिर आप एफआईआर रजिस्टर करो। आप ऐसे लेफ्ट राइट सेंटर अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एफआईआर मत रजिस्टर करो। उसके बाद फिर जो ऑफ कोर्स एवरीथिंग अबाउट द केस वाज अ लिटिल सस्पिशियस, वो तो है, यू कैन नॉट वॉक अवे फ्रॉम द फैक्ट। जिस तरह से जो प्रोग्रेस हो रहा था, जो डेवलपमेंट हो रहा था, कहीं ना कहीं फिर फिंगरप्रिंट की जब बारी आई तो फिंगरप्रिंट के टाइम पे भी कुछ मैंने सुना, न्यूज़ देखा मैंने कि मैच नहीं हो रहा है फिंगरप्रिंट। तो ये सब ये सारे है फोरेंसिक एविडेंस कम टू द रेस्क्यू ऑफ दीज केसेस, इन टू दीज केसेस वेयर पीपल आर फॉल्सली इम्प्लिकेटेड। बट प्राइमा फेसी जब आप करेक्ट सेक्शंस ही नहीं लगाओगे तो उसके अलावा तो द एंटायर केस ओनली कोलैप्सेस। उसके बाद आप यू डोंट इवन फील द केस वर्दी इनफ टू इवन स्पीक अबाउट, ऐसा हो जाता है। मतलब इट्स अ होपलेस एक्चुअली। देन you start raising questions such that what is the investigating agency doing? Wake up. It's about safety also, yeah, people safety. See, even I am a resident of Bandra. It's not then people बोलते हैं कि Bandra के residents के लिए safety नहीं है, security. Forget about Bandra. Just because I live in a high class society and I'm from a high class family and I'm living in a tight security area, it's not just about my security. Even I'm a resident there. It's not about my security. It's about security of each and every citizen of the country. हर किसी की security का सवाल है। सिर्फ ये नहीं कि वो एक टाइट सिक्योरिटी में रहते तो उनके साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी सिटीजन के साथ नहीं होना चाहिए। वो टाइम पे ऐसे भी स्टोरीज आ रही थी, अरे हाई क्लास सोसाइटी में ऐसे नहीं होना चाहिए, हाई सिक्योरिटी एरियाज में बांद्रा में ऐसा नहीं होना चाहिए। आई माई सेल्फ लिव इन अ हाई सिक्योरिटी एरिया इन बांद्रा। मैं सिर्फ ये नहीं चाहूँगी कि मैं सिर्फ मेरी खुद की सेफ्टी के बारे में नहीं, मैं चाहूँगी कि ऐसे सेफ्टी सर्विलेंस मेजर्स लिए जाए, ऐसे हो, इतना स्ट्रिंजेंट हो, हमारे इतने एफिकेशियस हो हमारे एजेंसीज कि ऐसा इंसिडेंट कहीं पे भी ना हो, ना किसी गरीब के घर ना किसी अमीर के घर, रिगार्डलेस ऑफ द क्लास, रेस, रिलीजन। आप जो भी करती हैं बहुत करेजियस है। Now, in fact, I'm writing a book also. On yourself, क्या? Yeah, on your journey. on my journey also, about a young female criminal lawyer in the field of criminal litigation, which has always been so male dominated, and like that. For me to come and at an early age making a mark for myself and dealing with all, I'm going to chalk out like some interesting cases also, because मैं जो cases deal करती हूँ मुझे पता है मतलब वो तो जो आप मूवीज़ में देखते हो उससे भी ज़्यादा ड्रामेटिक होती है, इसलिए तो किसी पे डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, किसी पे कुछ बन जाता है। तो In fact, एक और था जो I'm sure you might include it in your book also, लव जिहाद का केस आया था आपके पास। हाँ। मुस्लिम लॉयर है और आपने एक हिंदू गर्ल के बिहाफ में फाइट किया।
उस टाइम पे भी इनफैक्ट ये बहुत मीडिया में चर्चित केस है, हर जगह पे ही ये आ रहा था, बिकॉज एवरी डे टू डे प्रोसीडिंग्स जो हो रही थी वो हर चीज़ मीडिया में डे टू डे बेसिस पे खबर आ रही थी। तो उस टाइम पे भी ऑब्वियसली आई एम नॉट द टाइप्स, अगर आपने देखा है तो मैं बहुत ही न्यूट्रल हूँ। आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा कोई एक्सट्रीम कमेंट मेरे तरफ से या कहीं ऐसा कुछ बोलते हुए, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव, बिकॉज मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत एजुकेटेड हूँ, और मैं जिस बैकग्राउंड से रही हूँ, आई एम बियॉन्ड एंड अबव ऑल दीज थिंग्स। मेरे लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। एंड स्पेशली ये केस में भी जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली फॉर द गर्ल हु बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजन, हु बिलोंग टू हिंदू कम्युनिटी, पर उनके ऊपर ये था कि एक मुस्लिम लड़का था, उनके साथ वो शादी करना चाहती थी अगेंस्ट द विशेस ऑफ अ फैमिली। फिर जब ये आर्ग्यूमेंट चल रहा था कोर्ट में, सो द कोर्ट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस टाइम पे उसे बंद कर दिया गया था लड़की को इंस्टीट्यूशन में, फॉर हर सेफ्टी, फॉर हर वेलफेयर, कुछ टाइम के लिए तुम यहाँ पे रहो, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू टेक अ सेम डिसीजन। तो कोर्ट ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, हाई कोर्ट जज ने मुझे कहा बहुत अच्छे से कि आप जाइए, कल आप खुद जाइए, मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, बट यू टेक आउट टाइम, गो एंड मीट हर इन द इवनिंग एंड जस्ट टॉक टू हर। द नेक्स्ट डे आई वेंट टू हर and I spoke to her. I explained everything to her. See, I told her कि she was just 19, hardly 19 years old. So I told her, see, right now, I know कि आपकी वो एज है कि आपको लगता है कि लव सब कुछ है, ये है, पर मैं बोला पर अब वो जनरेशन भी गया। आजकल तो लोग भी, जो यंग लोग भी, वो लोग भी बहुत प्रैक्टिकल हो गए। अब तो ऐसी मूवीज़ भी बनना खत्म हो गई है जहाँ पे होता था ना कि प्यार में लोग भाग गए, अब तो मूवीज़ भी ऐसी बन रही है जहाँ पे लोग प्रैक्टिकल है, करियर को अपना प्रीसिडेंस देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि प्यार व्यार टेक्स अ बैक सीट, है ना। दे नो कि प्यार की जगह कहाँ है, दे नो कि लव और रिलेशनशिप की जगह जहाँ है वहाँ पे रखो, उसके ऊपर इंसान अपने करियर को आजकल प्रीसिडेंस देता है, विच इज़ कमेंडेबल, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। कल को आपको प्यार आपको खाना नहीं खिलाने वाला है, आपका करियर ही आपको एंड तक, ना आपका फैमिली, ना आपका रिलेशन, ना आपका ना प्यार, ना कुछ एंड में काम नहीं आता है। आपका करियर और जो आपने अपने आप को बनाया है अपने दम पे, वही काम आता है। तो मैंने उसे वही समझाया कि आज तुम्हें लग रहा है, तुम अभी फिलहाल यू कैरिड अवे, अभी हार्मोनल रोल एंड ऑल दैट, तुम लग रहा है कि हाँ मैं बहुत प्यार में हूँ, अभी थोड़ा दबाव है, तनाव है, फैमिली का ऑपोजिशन है, कल फैमिली बोल देगी ना जा कर ले, तुम खुद छोड़ दोगी। अभी तुम प्रेशर में हो ना कि नहीं फैमिली अपोज करी शायद, इसलिए यू आर गेटिंग एक्साइटेड, वो जो ऑपोजिशन की वजह से ज़्यादा तुम्हें ऐसा लग रहा है। बट अल्टीमेटली इफ यू लिव विद हिम विद इन अ मंथ, यू विल रियलाइज लव एवरीथिंग विल गो डाउन द ड्रेन। जब तुम्हें लगेगा कि दिस पर्सन इज नॉट केपेबल इनफ टू लुक आफ्टर यू, टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स द वे शी इज बीइंग पैम्पर्ड, शी बिलोंग्स टू अ वेरी गुड रिच फैमिली, एंड द गाय इज ऑल्सो वेरी यंग right now. The guy also needs to financially provide for her. घर जमाई तो बनेगा नहीं ना, फैमिली को घर जमाई बनाएगी। तो मैंने बोला तुम अगर अभी लगता भी है तुमको, ठीक है, यू प्रोसीड, मूव ऑन लाइक दिस द वे, जैसा भी आगे चलने दो। तुम अगर लगता है तुमको, फैमिली को मैं ये बात करूँ कि दबाव ना डाले, बट यू जस्ट डू वन थिंग, यू फोकस ऑन योर करियर। बस तुम एक साल अपने करियर पे फोकस करते हुए, तुम एक साल बाद खुद अपने आप से सवाल करना ये चीज़, और तुम एक साल बाद ये देखना कि लड़का तुम्हारे काबिल भी है, whether he is been able to capable enough to actually develop himself to an extent that you feel that he is capable enough to take care of you. अगर वो तुम्हारा ध्यान रख पाया, तुम्हारा ख्याल रख पाया, तुमको फाइनेंशियली प्रोवाइड कर पाए, तो ही तो वो मैरिज मटेरियल हुआ ना। बिकॉज सी, नो मैटर व्हाट वी से, वी वांट ऑनेस्टी, वी वांट कंपैटिबिलिटी, बट अल्टीमेटली द फर्स्ट क्राइटेरिया इज व्हाट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी in a guy. That's what always a girl looks for. But nowadays, so because of financial independence, girls have ceased to bother about all this because they are financially independent themselves. They don't need even financial independence from the guy because they don't even need the guy. अब तो मैरिज से कॉन्सेप्ट से ही भरोसा उठ रहा है, मैरिज इज आउटडेटेड नाउ, है ना। तो फिर भी मैंने उसे समझाया कि तुम इसे 1-2 साल का टाइम लो, तुम खुद 1-2 साल का टाइम लो, तुम अपने करियर पे ध्यान दो, और तुम मीनवाइल तुम यू स्टे इन टच, तुम इसमें टच पे भी रहो, हम तुम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे दैट यू लूज टच या तुम इस पर बात मत करो, यू स्टे इन टच। तो मैं तुम्हारी उनकी फैमिली से भी बात की, तो उनकी फैमिली ने भी बोला यार आई विल लेट हर कीप इन टच। और उसके बाद तुम 1 साल बाद देखो ना क्या होता है, वेदर यू आर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, वेदर यू स्टिल थिंक दैट ही स्टिल वर्थ इट, ही स्टिल डिजर्व्स यू। वो एक फ्री माइंड से यू शुड बी, दैट जजमेंट शुड नॉट बी क्लाउडेड कि प्रेशर में आपने डिसीजन ले लिया, क्योंकि शादी कर ली फिर लाइफ टाइम रहेगा। यार डिवोर्स का थप्पा चाहिए तुमको तो तुम लो, फिर तुम मल्टीपल शादियाँ करो। Then somewhere उसको that work for her, उनको समझ में आई वो बात, and then I mean appreciate. थैंक यू बाबा। तुम्हारा जो किताब आ रहा है वो तो हम पढ़ेंगे ही, बट व्हाट अ फैसिनेटिंग जर्नी यार, आई एडमायर। My show is also coming up. हाँ, एनडीटीवी पे ना। हाँ, मेरा शो भी आ रहा है, which is about legal awareness and legal education only. But I'm going to give you a small gift. My wife has launched Kawai Cosmetics. Wow. पहला ये है perfume for kids, water based, no alcohol, vitamin E, which is great for the skin of kids. Wow, all in one. Grown ups are also using it because it smells great. And at the same time, अगर किसी के पास allergy है,
ideal safe product. तो ये तुम्हारे लिए for Thank being you. the courageous woman from Thank you, Neha, sir. my courageous wife. Thank you so much. And kids friendly, right? This हाँ. is so important because honestly, we are so careful. Kids को perfumes या ऐसे कुछ deos लगाने से पहले we have to think so much ना, because they're so sensitive, उनकी skin sensitive होती है. So for her to come up with something like this is commendable, yeah, seriously. And you also try it. You might love it. I'm a kid at heart, so I will. Of course, of course. Like I say, इतना safe है कि grown-ups are also using Yeah, it. correct. And I'm sure, I'm sure I can't wait to smell the fragrance, but I'm sure it must be like incredible. Thank you so much. And मैं बहुत admire करता हूँ आपको इतने Same young way, age, likewise. इतने young age में, आप बैठ के इस वक्त बातें कर रही हैं, but I can imagine कि कितना प्रेशर होता होता, किस तरह के जजमेंट्स आप पे पास किए जाते हैं, किस तरह के केसेस आप हैंडल करते हो. Lot of people would crumble under pressure, but you're at it, and that's what makes you lady power. Sana you Raees Khan. so much. Thank you. Thank you so much. Thanks, darling.